नमस्कार जय भारत। कहाँ तक पहुंच गए तुम? चलो भाई स्टार्ट करें। लगे हुए भाई लोग। तो इसके पहले हम लोग पहुंच चुके थे, अल्टरनेट एजेस हो गई थी ना। ठीक है, चलिए चैट बंद, काम चालू। तो सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ वगैरह निकालिए। तो अगला काम है लेंथ निकालना शुरू करें। ठीक, नंबर हो गए थे सर। अब लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले लेंथ के लिए आप एक क्यूब ले लें और इस क्यूब की जो डायमेंशन है या इसकी जो एज लेंथ है इसको ए बोल दें। ठीक है, अब इस ए के बेसिस पे आप बाकी सारी बातें निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अगला पॉइंट है सबसे पहले लेंथ ऑफ फेस डायग्राम। लेंथ ऑफ फेस डायग्राम फेस डायग्राम कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, या ये क्यूब है, तो इसका फेस का डायगोनल कहाँ पे चेक करो। तो फेस का डायगोनल निकालने के देखिए ये दीवार है ना, तो इस दीवार का डायगोनल ले लो। तो इस दीवार का डायगोनल ये भी हो सकता है, ये भी ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों। तो इन दोनों में से कोई भी एक समझा दो। तो मान लीजिए आपने ये वाला पकड़ लिया, ये वाला, तो ये फेस डायगोनल है और इसकी लेंथ निकाल ली। ठीक है, इसकी लेंथ निकालने के लिए देखो पहले यहां से यहां जाओ, ठीक है, फिर यहां से यहां, फिर आ जाएगी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो 3 साइड्स पकड़ लीजिए, ABC नाम दे दीजिए इसको। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो ये वाला जो एंगल होगा ये राइट एंगल होगा भाई, 90 डिग्री। और जो पीले से आपको दिखाया गया यही फेस डायगोनल है। तो एक तरीके से आपको निकालना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू लगा देंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए जो AB स्क्वायर है यहाँ से आता है,
ये भी ए है और ये भी ए है, बी सी, ये डायमेंशन भी है और ये वाला डायमेंशन भी है। ठीक है, तो फिर ये वाला हो जाएगा ए सी। सॉल्व कर लो इसको, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर, ac इज इक्वल टू आगे यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर ए रूट। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास फेज डायग्राम, यही है, तो ये वाला। क्लियर? अभी बताओ कि 3D को 2D में दिखाना या 2D को 3D में दिखाना भी आपको आना चाहिए। जैसे क्यूब है मान लीजिए, तो इस क्यूब में आपसे कहता है दिखाओ कहाँ पे, इस क्यूब में आप दिखाना शुरू करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे। देखो ये दीवार है, तो ये उसका फेज डायगोनल देखो ऐसे, ये दीवार है तो ये फेज डायगोनल। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी ए, ये पूरी डिस्टेंस कितनी ए, ये परपेंडिकुलर या ये परपेंडिकुलर ले लो ए, ये एंगल कितना 90, तो वही 90 वहां दिखाएगा। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये वाला कितना हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी या ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ए रूट। क्लियर? यही फेज टाइम। क्लियर है मेरे ख्याल से? चला है? तो 3D 2D दोनों आपको आना चाहिए ना। अब देखिए ऐसे और कितने फेज डायग्राम, तो इस पे दो दिखा दो पहले तो। एक आपको फेस पे ऐसे दो फेज डायग्राम मिलेंगे, एक ये मिला एक ये मिला, दो मिल गए। ठीक है, बाकी दो कहाँ होंगे फिर ऐसे, एक इधर होगा 3, एक इधर होगा 4। अच्छा, इन चारों में किसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी या इसकी या इसकी या इसकी, किसकी लेंथ ज्यादा है किसकी कम? सबकी बराबर है। ठीक है, फिर ये जो छत है और ये जो जमीन है, इसके भी फेज डायग्राम बना दो। तो इसका फेज डायग्राम होगा ऐसा, ये हो गया छत का, छत के बाद जमीन का दिखाना तो ये जमीन का हो गया। अब बचा देखो कौन सा, ये वाला हो गया ये वाला हो गया, ये दोनों डन, छत जमीन डन। अब ये बचते हैं ये दोनों, एक ये वाला बचता है और एक ये वाला बचता है। तो इनके भी अगर दिखाना शुरू करें तो एक को दिखा दो, देखो ऐसे, दूसरा आएगा ऐसे, फिर तीसरा इधर आएगा ऐसे और चौथा इधर आएगा ऐसे। समझ में आ रही बात? तो कितने दिखा दी मैंने आपको, 12। सबकी लेंथ यही होगी। कितने को दिख गया बिल्कुल क्लियर कट, 3D 2D सब दिख रहा है। दिमाग को बहुत जोर पड़ रहा है। चलो आगे बढ़े। चलो आसान भाषा में अगर बात करें तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये जो AC है और यहाँ से आता है, इसको BD बोल दें, इस वाले को D बोल देंगे, तो AC और BD दोनों बराबर है और दोनों ए रूट है। तो ये AC है ये BD है, ये दोनों बराबर है। चलिए नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कहाँ मिलेगा? तो ये क्यूब है, बॉडी का डायगोनल ढूंढोगे तो यहाँ से ऐसे चलो, इस अपोजिट कॉर्नर को इस अपोजिट कॉर्नर से मिला दो ऐसे। तो ये बॉडी का डायगोनल, इसको नाम दे दिया AB। इसकी लेंथ निकालनी मान लो, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, यहाँ से यहाँ जाओ पहले, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, तो ये वाला एंगल 90 होगा। अब ABC इसको बोल दो C पॉइंट, ध्यान से देखिए तो इसमें ये हाइपोटेनस बनेगा AB और AC और BC ये 90 डिग्री पे। अगर आप यहाँ लिखें तो हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, और ये जो AB की वैल्यू आएगी तो ये बनेगी बॉडी डायगोनल। और वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप,
ये वाला पॉइंट ए लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको पूछे ये वाली हाइट कितनी है, तो ये वाली हाइट ए है, ठीक है। इधर वाली हाइट निकालेंगे तो ये a√2 हो जाएगी। ये निकालेंगे डिस्टेंस तो ये a√2 हो जाएगी, है ना। ये a√2 क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो ये क्या है, ये पीछे भी आपको दिखाया ना, ये फेस का डायगोनल है, देखो ये दोनों फेस का डायगोनल है, तो ये और ये फेस का डायगोनल, तो ये a√2। अब a√2 ये a, तो ये 90 डिग्री, तो ये निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ रहा है ab² इज इक्वल टू AC की वैल्यू पुट करो, तो AC की वैल्यू ये हो गई a, और CB की वैल्यू पुट करो a√2, तो ये a² हो गया, ये a√2² हो गया। सॉल्व कर लो यहाँ से, तो ab² यहाँ से आ गया a² + 2a², और ये हो गया 3a², और यहाँ से AB आ गई a√3। क्लियर? चलो भाई, तो ये आ गया। इसको इसमें समझ लेते हैं जरा। क्यूब में अगर इसको समझें तो क्यूब में ये वाला पॉइंट है ना, ये कोना अगर पकड़ा तो फिर ये कोना पकड़ो, ये तो ये अपोजिट कॉर्नर, इनको मिलाओ। जब इनको मिलाओगे तब बनेगा बॉडी। अब इसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। बॉडी का डायगोनल समझने के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे ये डिस्टेंस ए है, ये अब ये अगर ए है तो फेस डायगोनल कहाँ ढूंढोगे इससे 90 डिग्री वाला? फेस डायगोनल इसके नीचे नीचे यहाँ से, इस पॉइंट से ऐसे जाना पड़ेगा, ये वाला देखिए, ये वाला बीचों बीच ऐसे जाना, ये से 90 डिग्री होगा। तो देखिए ये वाला ए हो गया और ये वाला ए हो गया, तो इसके नीचे नीचे ऐसे जाओ a√2, ये देख रहा, ऐसे जाओ a√2, कहाँ तक? यहाँ तक। तो ये 90 डिग्री बना लेंगे दोनों, ये और ये वाला पॉइंट दोनों 90 डिग्री बनाएंगे, लाएंगे। तो फिर इसको जब मिलाओगे तो ये बन जाएगा a√3, इसको जब मिलाओगे तो बन जाएगा a√3 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल समझ में आया कौन सा? ये वाला ले लो, और ये नीचे फेस डायगोनल जो इसका ऐसे बनाया है, ये वाला, ये देखो ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इससे ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो 90 डिग्री आपको समझ में आना चाहिए कहाँ बनाया जा रहा है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो क्लियर हो जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, चले आगे बढ़े, इतना क्लियर सबको? ठीक है, 4 नंबर पे डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फेस सेंटर्स। आज ए भी पहले से क्लियर है? ए भी पहले से बेटर है काफी। तो दो एडजेसेंट फेस सेंटर्स के बीच की दूरी निकालो। देखो अब दो एडजेसेंट फेस सेंटर कहाँ होंगे? क्यूब बनाओ, और इसमें एडजेसेंट फेस सेंटर कैसे ढूंढोगे? देखो ये वाली जो दीवार है, इसका पड़ोसी कहाँ होगा? एडजेसेंट। तो एडजेसेंट बिल्कुल सटा हुआ, देखो ये वाला है ना, तो ये दोनों एडजेसेंट है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। 4 ऑप्शन है मान लो, लगाओ जरा, देखो अपना तेज दिमाग, तथा कथित तेज दिमाग लगाइए और बताइए जमाने को कि सच क्या है। इनमें से क्या सही?
होल शुरू करना, होल शुरू करना। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये दोनों एडजेसेंट हो गए। जैसे इसमें रूम में देखें अगर आप, तो रूम में 2 पॉइंट कहाँ होंगे एडजेसेंट वाले। तो जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये इस दीवार का सेंटर है। अब इसका एडजेसेंट कहाँ पे होगा, इधर आओगे बगल में और यहाँ पे। तो ये दोनों देखो एडजेसेंट है, ये देखो देख रहे हैं, ये वाला ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट है। ठीक है, ये दोनों इनके बीच की दूरी निकालो। इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो पहले a/2, फिर यहाँ से यहाँ आओगे तो ये भी a/2। अब देखो ये 90 डिग्री पे दोनों लाइन है, ये वाला a/2 और ये वाला a/2 90 डिग्री पे होगा। तो इनके बीच का एंगल अंदर 90 बनेगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा, हाइपोटेनस। तो वो हो जाएगा इन दोनों का हाइपोटेनस। निकाल लेंगे उसकी, देख गया कैसे क्या बना रहा है। चलो देखो 64% लोग का सही हुआ है। दानियाल अमोल निकले आदर्श पांडे, आओ समझे। देखो एक बॉल मैंने लगाई यहाँ पे, ये छत के सेंटर में, और एक उसके बगल वाले यहाँ वाले सेंटर पे लगाई। ये दोनों पॉइंट हो गए, अब इनको मिला दो, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दो। ये डिस्टेंस निकालनी है आपको। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें, पहले आप यहाँ से यहाँ जाए ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे लौट के आ जाओ इधर। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये 90 डिग्री पे होंगे दोनों लाइन है, ये 90 डिग्री आपको निकालना है ये डिस्टेंस। तो इसको नाम दे देते हैं कुछ। तो मान लो इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। तो अब सवाल उठता है ये ए बी क्या होगा। तो क्या होगा, ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे 90 डिग्री पे, तो हाइपोटेनस बना। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये कितनी है, a/2। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, a/2। तो फिर ये वाली निकाल लेंगे। x और x का हाइपोटेनस x√2 होता है। तो a/2 और a/2 का हाइपोटेनस a/2 इंटू √2 हो जाएगा। तो √2 कट जाएगा, तो ये आंसर है। सॉल्व करो, सॉल्व करना तो बहुत मन कर रहा है करने आपने खरीदा। तो यहाँ पे ac की वैल्यू पुट कर दो, ac की वैल्यू है a/2 स्क्वायर। bc की वैल्यू पुट कर दो, bc की वैल्यू है a/2 स्क्वायर। यहाँ से आते देखो ये a/2, ये a/2, तो a/2 स्क्वायर, a/2 स्क्वायर। सॉल्व कर लो फटाफट। ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये बन गया a²/4, ये a²/4। सॉल्व करोगे बन जाएगा अंडर रूट ऑफ a²/2, ये बन जाएगा a/√2। वैसे भी खत्म हो जाता। देखो x और x का अंडर रूट आता है x√2, तो x और x का अंडर रूट आएगा x√2, तो x की जगह ये लिख दो a/2 इंटू √2, तो √2 कट गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट, तो ए बी जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट। फिर अगला 5 नंबर पे अगला काम है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एज सेंटर्स। ठीक है, अब दो एज सेंटर की बीच की दूरी निकालो। तो मान लो एक क्यूब लिया आपने, फिर से सोचो, अपना तेज दिमाग लगाओ और बता दो जमाने को सच क्या है। 4 ऑप्शन।
लगाओ। ठीक है, तो इसका भी सही जवाब है बी पार्ट। अच्छा, पोल दिया ही नहीं था क्या? चलो छोड़ो फिर, लगा तो लिया, आपको पता चली गया होगा। देखो ये अगर एज है हमारी, तो इसकी एडजेसेंट एज ये वाली बगल वाली, ये दोनों एडजेसेंट है। तो अगर आप इसका सेंटर लेते हैं, मान लीजिए इसका सेंटर लेते हैं ये वाला पॉइंट, और इसका सेंटर लेते हैं ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट एडजेसेंट एज सेंटर्स हैं। तो इन दोनों की बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। अब इनकी बीच की डिस्टेंस निकालनी है, सब सही। चलो ये भी गड़बड़ हो गया, चीजें खराब हो रही हैं आजकल। चलो फिर आप चलाते हैं काम। तो ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, ठीक है। कुछ आवाज हो रही है क्या बैकग्राउंड में? हाँ, जनरेटर जैसी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है क्या? नहीं, रिमोट के अलावा। ऑटो, हाँ, ये नया एसी लगा गया भाई साहब, नया एसी इसने ऐसा लगाया, कुछ खतरनाक ही काम करके गया है, जैसे लग रहा है जनरेटर चल रहा है पीछे। भाई साहब, ये है आजकल फर्जी लोग बहुत हैं, इसीलिए कोरोना आया हुआ निपटाने के लिए, कि मतलब कर लो जितना करना है, कर लिया तुमने, अब हम करेंगे। दुखों का अंत करने आया है, देखिए कोरोना सबके दुखों का अंत कर देगा। तो देखिए दो एडजेसेंट एज सेंटर है, इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको। ये तो यहाँ पे अगर आप दिखाएं तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जैसे ये एज है, देखिए ये वाला एज, इसका सेंटर ये है, तो इसके बगल वाला जो एज होगा वो ये वाला होगा, है ना। ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट है, ये वाला एडजेसेंट मतलब अगल बगल, अल्टरनेट नहीं करना है। तो ये वाला, तो ये वाला, तो ये वाला सेंटर ले लो, ये वाला सेंटर ले लो। अब इन दोनों के बीच की दूरी देख लो, क्या ऐसे समझ लो। देखो ये दोनों फेस सेंटर थे एडजेसेंट, अब एज सेंटर कहाँ होगा? एज सेंटर अगर आप ढूंढेंगे, देखिए एक आपको एज सेंटर मिलेगा, इसकी एकदम खोपड़ी पे आ जाओ ऐसे, यहाँ पे एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है, एक देखो यहाँ मिल गया। इसके बगल वाला एज सेंटर कहाँ होगा? इधर से जाओ और इधर आ जाओ, यहाँ पे, यहाँ पे इसकी खोपड़ी मिल रहा है। तो ये दोनों है, देखो ध्यान से देखो, तो ये दोनों एडजेसेंट एज सेंटर। अब इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगी? ये दो जो पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस, और ये जो ऊपर दो पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना, है ना। तो ये दोनों a/√2 होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये भी a/√2 होगा, खत्म हो गया, ऐसे ही खत्म हो गया। आप करना चाहते नहीं, मैं लिखूंगा, मैं बहुत ईमानदार हूँ। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालो डिस्टेंस भैया, ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये वाली देख रही, ये डिस्टेंस निकालनी है आपको। ये सेंटर से कैसे गुजरेगी, ये डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की, ये देखो ये कितनी a/2, ये कितनी a/2, तो फिर ये कितनी a/2 इंटू √2, a/2 और ऊपर √2, तो √2 कट जाएगा, खत्म हो गया। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये a/2, ये भी a/2,
तो यहां से यहां तक a/2, यहां से यहां तक a/2। अभी देखो शांत है, अभी पागल हो जाएगा बीच में भाई साहब, खतरनाक है। अभी शांत बैठा हुआ चुपचाप, देखो चल रहा है, एकदम से पागल होता है अभी, कह रहे बिल्कुल मेरी तरह। देखो a/2 तो ये 90 डिग्री पे, अभी रहते रहते इसके अंदर का ट्रैक्टर जाग जाएगा। ये 90 डिग्री पे, तो ये वाला आप निकालें तो ये हो जाएगा a/2 इंटू √2, तो ये बन जाएगा a/√2। जापानी कंपनी है वैसे हिताची, उसका एसी भी तो खराब आ रहा है। जापान में चीजें सही नहीं बनने लगा है, तो इसको ए भी मान लो। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, a/2 ये वाला ले लो। देखो शुरू हो गया, ट्रैक्टर जाग उठा, धीरे धीरे जाग, a/2 फिर लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। इतनी भाई साहब लोकेशन चेंज हो गई, घर ही में घूम ले रहे हैं, कह रहे घर ही में फॉरेन टूर कर लो। ये आ गया, छत पे पढ़ाना शुरू करना पड़ता। अच्छा, कोरोना में ज्यादा बार बार बुला नहीं सकते बाहर से सही करने वाले को, ये एक समस्या है। तो अब यहाँ पे बताइए ये वाला जो है वो एडजेसेंट एस सेंटर, और ये वाला देखो एडजेसेंट फेस सेंटर था। तो आपसे पूछिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है ना। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट 6 नंबर पे, चलो भगवान भरोसा रखो सब सही हो जाएगा, फिर कुछ तकनीक निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन, ज्यादा परेशान करेगा तो चेंज कर देंगे आज ही कमरा। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एज सेंटर्स, तो पूछा जाए दोनों कैसे होंगे, तो आप कहेंगे दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, तो दो एडजेसेंट फेस सेंटर और दो एडजेसेंट एज सेंटर के बीच की दूरी बराबर। तो कैसे समझाओगे इस बात को, कहोगे देखो ये दोनों फेस सेंटर थे एडजेसेंट, इन्हीं को ऐसे सरकाते 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 ऊपर ले आओ, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी ना। देखो यहाँ पे फेस सेंटर्स थे एडजेसेंट, तो इसको सरकाते ऊपर ले आओ, इस पॉइंट्स को यहाँ, इस पॉइंट को यहाँ ऊपर शिफ्ट करो, इसको ऊपर शिफ्ट करो, इसको। अच्छा, तो जब ये दोनों बराबर बराबर उंगलियां सरकेंगी ऊपर की तरफ, डिस्टेंस बदल जाएगी क्या। मान लो यहाँ पे हल्का सा ऊपर गया, ये भी हल्का सा ऊपर गया, अब डिस्टेंस अभी वही देखो, फिर ये उतना ही ऊपर जाए जितना ये ऊपर जाए, तभी भी डिस्टेंस वही है। ये उतना ही ऊपर जाए जितना ये ऊपर जाए, अभी भी डिस्टेंस वही है। समझ में आ रही बात, जैसे दोनों इक्वल इक्वल है, तो ये घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। जैसे ये तो हो गया लिख के पूछ लिया कि इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, अब घुमा के पूछेगा तो कैसे 7 नंबर पे आपसे सवाल पूछेगा डायग्राम बना के, सचित्र वर्णन देखिए। तो अगर आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिखाऊं मैं, पहला देखो एक ये वाला लिया और एक ये वाला लिया, ठीक है, दूसरा एक ये वाला लिया और एक ये वाला लिया, इनको मिला दिया, फिर तीसरा एक ये वाला लिया और एक ये वाला लिया, इनको मिला दिया। 3 जगहों पे मिला रहा हूँ, देखिए ध्यान से कैसे। पहला इसके सेंटर को ऐसे एक डिस्टेंस ये होगी, दूसरा सेंटर देखना, इसका जो छत थी उसकी सेंटर, इसका जो बगल वाला था उसका सेंटर, तो ये तीसरा इसका सेंटर और इसका सेंटर, तीसरा ये। आज से पूछा जाए इन तीनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मान लो ए बी है। अभी ये होता है कि आपको 3D 2D सब दिखता है कि नहीं दिखता, ये वो कहता है ये मान लो सी डी है,
यानी किसकी ये मान लो EF है, तो आपको बताना है कि AB, CD और EF में क्या रिलेशन है। सही जवाब होगा तीनों बराबर, AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू EF, क्योंकि ध्यान दीजिए ये एडजेसेंट एज सेंटर होगा, ये भी, और तीनों किसके बराबर होंगे, तीनों A/√, क्योंकि देखो ये क्या एडजेसेंट एज सेंटर, ये एडजेसेंट फेस सेंटर, ये फिर से एडजेसेंट एज सेंटर, तो ये एज सेंटर की बीच की दूरी होगी, तो तीनों बराबर, अगर आप देखें ध्यान से तो तीनों बराबर, तो तीनों शिफ्ट होके तो बने, अगर आपसे ध्यान से देखा जाए कि कैसे बने तीनों देखो शिफ्ट होके बने। भाई साहब पागल हो गया फिर इसमें, धमाका ना कर दे कहीं, ब्रेक ले लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं रूम पे ना। हिताची जापान की कंपनी, चाइना की है क्या? ठीक है, तो ABCDEF ये तीनों बराबर है, और ये तीनों बराबर हैं, चलो बीच में भी दिक्कत आएगी तो चेंज कर देते हैं, है ना। एक काम करते हैं, चेंज कर ही लेते हैं ना, सही हो नहीं रहा लग रहा, AC के अंदर जनरेटर छिपा दिया इसने भाई साहब, कह रहे जनरेटर फ्री था, कह रहे ओपन जनरेटर मिला साथ में, फिर AC के साथ ओपन जनरेटर आया है, जान लेवा चल रहा है। चलो एक काम करते हैं, रूम चेंज कर रहा हूं मैं, है ना, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, रूम चेंज करते हैं। किडनी बेच के AC लगाया बताओ, एक और पड़ोसी किडनी बेची इस बार मैंने। अब देखो यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक क्या ले रहे हैं, बस चेंज कर रहे हैं ना, रूम चेंज कर रहे हैं, दूसरे रूम में जा रहे हैं, और तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए। ठीक है, नहीं 10 मिनट का नहीं है, फटाफट हो जाएगा।
हाँ भाई, आवाज अब आ गई? अब सही सब कुछ? अभी शांति है? चलो चलो ठीक है। यही इसीलिए कोरोना खत्म नहीं होगा, अंत करेगा ऐसे लोगों का। ऐसा लॉकडाउन मतलब एसी लगवा लिया, गलत ही लगा के चला गया, कहीं कौन चला के चला गया। नया एसी खराब हो रहा होता, आवाज कर रहा है, एक दिन नहीं चल रहा, फिर लोग कहते हैं ऑक्सीजन खत्म हो गई है, लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही कर रहे हो, हर एक आदमी वही तो कर रहा है। लेकिन लोग क्या है कि सामने वाले की दिखती गलती, अब तुम सामने वाले गलती देख रहे हो, तुम भी तो वही कर रहे हो, है ना? कह रहे लोग एकदम बेकार हो गए आजकल। लोग आपसे ही तो बनते हैं, समाज का निर्माण आप ही तो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो अब क्यूबिक के अंदर चले भाई। देखिए अभी तक मैंने आपको सारी डिस्टेंस बता दी, है ना? सारी आपको नंबर्स बता दी, सारी डिस्टेंस आपको बता दी। तो अगर आप ध्यान से देख लें तो पिछली क्लास में सारे नंबर्स हो गए थे और अभी सारी लेंथ वगैरह हो गई, ठीक है? बॉडी डायगोनल, एडजेसेंट फेस सेंटर, सब कुछ हो गया लेंथ। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है क्यूबिक के अंदर आपको तीन चीजें पढ़नी है। नंबर एक आपको पढ़ना है सिंपल क्यूबिक, नंबर दो आपको पढ़ना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, दूसरा आपके पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसको बोलेंगे आप सिंपल क्यूबिक, अगला वाला है फेस सेंटर्ड क्यूबिक और तीसरा वाला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है? अब इन तीनों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके लिस्ट बना लेते हैं, है ना? नंबर एक पे आपको पढ़ना है कंट्रीब्यूशन, नंबर दो पे आपको पढ़ना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जिसको Z बोलते हैं, इन 1 यूनिट से, ठीक है? नंबर तीन में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर, CM, ये सब बातें आपको पढ़नी है। और लिस्ट बना लेता हूँ क्या पढ़ना है। नंबर चार में आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन R एंड A। अगला आपको पढ़ना है डेंसिटी, अगला आपको पढ़ना है पैकिंग फ्रैक्शन, अगला आपको पढ़ना है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। इतनी बातें आपको पढ़नी है। अब इतनी बातें आपको किस में पढ़नी है? तो इतनी बातें आपको इन सब में पढ़नी है, इसमें, इसमें और इसमें। तो गिन लीजिए भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बातें निकालेंगे और इन तीनों में निकालेंगे एक एक करके। एंड सेंटेड क्यों नहीं पढ़ते वो आपको मैंने पहले बता दिया। अब शुरू करते हैं एक एक करके सारी बातें समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल क्यूबिक से। चलिए 10 नंबर पे, 10 नंबर पे चर्चा करना शुरू करिए सिंपल क्यूबिक। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक। इसका स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको पहले ही बताया था।
तो इसके अंदर आप कहाँ कहाँ बॉल लगाएंगे? कॉर्नर से, ठीक है, कॉर्नर से बॉल लगाना शुरू किया। तो एक कॉर्नर आपने यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगाया। अब यहाँ थोड़ा कंसेप्ट और डेवलप होंगे, ध्यान सुनिए। 4, फिर 5, फिर 6, 7 और फिर 8, ठीक है। 8 कोनों बॉल लगा दिया आपने और ये सिंपल क्यूबिक बन गया। सिंपल यहाँ पे कौन है? ब्रेवाइस लैटिस का टाइप है। क्यूबिक बोलने का मतलब क्या है? क्यूबिक यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम। अब एक एक करके आप वो सातों बातें निकालेंगे जो सातों बातें आपने पहले लिखी थी। तो सबसे पहले निकालने जा रहे हैं नंबर 1 वाली बात। नंबर 1 वाली बात क्या थी भी? पीछे पलट के देख लो। शुरुआत करिए यहाँ से। कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन? ये जो कॉर्नर वाली बॉल है इसका एक यूनिट सेल में क्या कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस कॉर्नर वाली बॉल का कंट्रीब्यूशन है 1/8। कैसे? तो नंबर 1 पॉइंट कवर कर रहे हैं। सबसे पहले लाइन से चलेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो गई 1/8, नंबर 1। तो इसका कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला आपने? देखिए, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे आपने एक बॉल लगाई। मान लीजिए ये हमारी क्यूबिक स्ट्रक्चर है। हमने बॉल कहाँ लगाई? 8 कोनों पे। एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया। 4 कोने ये हो गए। फिर नीचे 5, 6, 7 और 8, 8 कोनों पे बॉल लगा दी। अब ये तो एक यूनिट सेल है, ऐसी यूनिट सेल रिपीट हो रही होंगी। तो ऐसी सिमिलर यूनिट सेल आपको कहाँ मिलेगी? बताओ। इसके ऊपर, इसके बगल में भी एक, ऊपर भी एक क्यूब होगा, है ना। इसके बगल में भी एक क्यूब होगा ऐसे, इसके इधर भी क्यूब होगा ऐसे, इसके इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, हर तरफ होगा, चारों तरफ रिपीटिशन होगा। तो बताइए, अगर इसके बगल में भी है, ऊपर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, तो सवाल उठता है कि यहाँ पे जो बॉल आप ऐसे लगा रहे हैं, यूं लगा। अच्छा, बॉल कैसे लगाते हैं? बॉल ऐसे लाके बाहर से थोड़ी चिपका देते हैं कि आपने ऐसे ली बॉल और यहाँ चिपका दी। सर, बॉल का जो सेंटर पॉइंट होगा, है ना, बॉल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो यहाँ आएगा, ऐसे आएगी बॉल और यहाँ लग जाएगी इस तरीके से। सेंटर पॉइंट यहाँ, सेंटर पॉइंट जो बॉल का होगा वो यहाँ लगेगा ऐसे। तो यहाँ पे जब आप बॉल लगाएंगे तो बॉल का देखिए काफी हिस्सा, ज्यादा हिस्सा बाहर है, इसके अंदर बहुत थोड़ा सा हिस्सा गया रूम के अंदर, बाकी सारा हिस्सा देखिए बाहर है। तो अगर आप चेक करेंगे तो बॉल का 1/8 पोर्शन अंदर है इस रूम में और 7/8 पोर्शन बाहर है। कैसे? समझिए। देखिए, जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये बॉल जो लगी है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो किस किस रूम में जाएगी बॉल का हिस्सा, कहाँ कहाँ जाएगा? इस वाली बॉल, ये बॉल, तो चेक करिए। एक तो यहाँ जाएगा, लैग हुआ तो ठीक है, समझ गए भैया। एक यहाँ जाएगा बगल में, ठीक है, अभी सही है ना? हाँ, सुनो फिर। देखिए, एक यहाँ जाएगा बगल में, 2 हो गए, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ जाएगा। क्या इन 4 रूम में गया? देखिए, जमीन में 4 रूम है, एक तो इसमें जाएगा, एक बगल में, दूसरा बगल में, तीसरा बगल में, चौथा। क्या इन सब में जाएगा? उसके बाद 5 इसमें भी जाएगा, 6 इसमें जाएगा, 7 इसमें जाएगा और 8 इसमें जाएगा। तो कैसे 8 रूम में शेयर होगा? बराबर। तो बताइए, यहाँ पे जो बॉल आप लगाएंगे क्या वो 8 रूम में शेयर होगी? कौन कौन से 8 रूम बताओ, दिखाओ। तो कहेंगे 2 ये दिख गया, तीसरा देखो ये 2 दिख गया, है ना। 2 दिखने के बाद तीसरा देखना चाहिए ध्यान से, तीसरा इसके आगे, यहाँ ये सरका दो, देखा। चौथा यहाँ पे आ गया, उसको ऐसे सरका दो। 5वां ऐसे ऊपर आ गया, 6ठा ये वाला, 7वां इधर और 8वां इधर। तो 4 ऊपर और 4 नीचे। क्या आपको 8 रूम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल क्लियर कट। ये सब समझने वाली बातें, अगर कुछ दिखने लगा तो फिर मजा है। तो बताइए, फिर एक बॉल का कंट्रीब्यूशन, इस बॉल का कंट्रीब्यूशन इस रूम में कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1/8। आपसे कहते हैं जेड की वैल्यू निकालो। जेड कैसे निकालोगे? ऐसी कितनी बॉल है टोटल? 8 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताइए 8 बॉलों का कंट्रीब्यूशन इफेक्टिव कितना हो जाएगा? इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 यूनिट सेल। तो ये बॉल अपना कितना पोर्शन अंदर लाएगी इस रूम में? 1/8। ये बॉल भी कितना लाएगी? 1/8। ऐसे हर बॉल अगर 1/8 लाएगी तो 8 इंटू क्या कर दे? 1/8, है ना। तो इफेक्टिव बॉल्स कितनी होगी? 1 इन 1 यूनिट सेल। क्लियर? 11 नंबर। अगला काम है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। तो देखिए, ये वाला डन,
ये वाला डन। अब आ जाइए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सबसे नियरेस्ट, एकदम पड़ोसी, है ना, एकदम जबरदस्त बगल वाला पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आपके बगल वाला, और फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एकदम बगल वाला। तो ये कितने होंगे और कहाँ होंगे, इन पे चर्चा करें। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर को काउंट करने के लिए देखिए क्या करेंगे। ये जो बॉल लगाई है, ये अपने कितने निकटतम पड़ोसियों को टच कर रहा है, चेक करिए। इसके सबसे बगल में कौन है, ए डिस्टेंस पे ये वाला, देखो ये वाला, एक ये वाला ए डिस्टेंस पे और एक ये वाला। इसके 3 निकटतम पड़ोसी देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब बाकी और भी है क्या, और भी तो रूम लगे हुए हैं। तो टोटल जरा काउंट करके बताओ जल्दी से, कितने लग रहे हैं। ऐसे कितने ए डिस्टेंस पे कितने लोग हैं इससे, टोटल ए डिस्टेंस पे ऐसे कितने लोग हैं, 8 लोग। कैसे, या 6 लोग, या फिर कितने कितने हैं। एक का आंसर 6 आ रहा है, एक का 3 आ रहा है, का 8 आ रहा है। अच्छा, 3 आंसर आ गए भैया हमारे पास। चलो सुनो, सुन लो, मैं बता ही देता हूँ सीधे ना। अब देखिए ध्यान से, ऐसे लोगों की संख्या आप काउंट करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीका समझिए। सिस्टमेटिक तरीका ये कहता है कि अब ये देखिए कि आप काउंट कर कैसे रहे। तो मान लीजिए आपने ये इस तरफ एक डायरेक्शन पकड़ी, इस पॉइंट पे आप खड़े हुए, है ना, इस पॉइंट पे खड़े हुए, इसका निकटतम पड़ोसी ढूंढने के लिए आप ऐसे से निकलेंगे और यहाँ पहुंचे। तो ए डिस्टेंस पे आप ऐसे गए और यहाँ पहुंचे, ये पहला पड़ोसी है। तो ये पहला पड़ोसी हो गया। फिर बताइए, ए डिस्टेंस पे अगर इधर एक आदमी मिला, है ना, ए डिस्टेंस पे आपको एक आदमी नीचे मिला ऐसे, और ए डिस्टेंस पे आपको एक आदमी इधर मिलेगा, ऐसे कैसे 3 मिलेंगे, ऐसे 3 मिलेंगे। यहां से देखिए ए डिस्टेंस पे चलो, ए डिस्टेंस पे एक ये मिला, ए डिस्टेंस पे एक ये नीचे मिला, और ए डिस्टेंस पे एक पीछे मिला। 3 हो गए, इस रूम में 3 हो गए। अब बताओ 3 डायरेक्शन, एक पॉइंट से 3 एक्सेस निकलती हैं, एक पॉइंट से 3 एक्सेस निकलती हैं। इस पॉइंट से कितनी एक्सेस निकलेंगे, 3 एक्सेस। एक ये वाली इस पे गए, एक ये वाली इस पे गए, और एक ये वाली पीछे इस पे गए। अब अगर आपसे कहता है कि सिमेट्री का ध्यान रखिए, तो इसके बगल में भी तो रूम है। तो अगर एक बॉल इधर टच कर रहा है इधर, एक बॉल इधर भी तो टच करेगा। अब ऐसी एक बॉल इधर भी तो लगी होगी, बोलो भाई एक इधर लगी है, तो इसके जस्ट मिरर इमेज ले लो, तो एक इधर भी तो लगी होगी ऐसी। एक अगर पीछे लगी है तो एक ऐसी जस्ट आगे भी तो लगी होगी, और एक अगर नीचे लगी है, इसके ऊपर भी तो रूम है, तो एक ऊपर भी तो लगी होगी। तो कितने हो गए, 6। समझ में आ रही बात, कैसे सोचने का तरीका डेवलप करिए, रटिए नहीं चीजों को। एक पॉइंट से 3 एक्सेस निकलती है, तीनों एक्सेस पे जाइए, एक यहाँ गए ए पे, एक यहाँ गए ए पे, एक यहाँ पीछे गए। फिर मिरर इमेज लो, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है। तो एक आगे गए ऐसे, एक इधर गए बाएं, एक दाएं, मिरर इमेज। एक पीछे गए तो फिर एक आगे, मिरर इमेज। एक नीचे गए तो फिर एक ऊपर, मिरर इमेज। खत्म। कितने हो गए, 6। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6, लिखते चलते हैं फटाफट। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, कितने डिस्टेंस से मिलेगा। तो एट डिस्टेंस ए, एज लेंथ पे, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर पे। अब सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि नेक्स्ट नियरेस्ट मेंबर, है ना, 6 के बाद थोड़ा और दूर का आदमी ढूंढिए, हल्का और दूर का। इससे ज्यादा दूर का कैसे ढूंढेंगे बताइए। तो इससे ज्यादा डिस्टेंस पे जाके देखो। अब इससे ज्यादा डिस्टेंस पे आप कहाँ जाओगे, अब मानो यहाँ पे थे, तो ए डिस्टेंस पे आप चले गए, पहला मिल गया, पहला मिल गया, तो अब इससे ज्यादा डिस्टेंस पे जाओ। इससे ज्यादा डिस्टेंस पे कहाँ जाओगे, ए इधर गए और आगे बढ़ो, तो ए इधर नीचे उतर जाओ, तो यहाँ पहुंच जाओ। तो बताओ ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, ये इसका सेकेंड पड़ोसी, सेकेंड नियरेस्ट मेंबर, कितनी डिस्टेंस पे ये इससे, फेस के डायगोनल। ये फेस का डायगोनल ना भाई, तो ये फेस का डायगोनल मतलब कितनी डिस्टेंस हुई, ए रूट 2। तो पहला पड़ोसी कहाँ मिला, ये सामने ए डिस्टेंस पे। दूसरा कहाँ मिला, थोड़ा नीचे आ गया, तो यहाँ ए रूट 2 पे मिलेगा। क्लियर है। अब ऐसे कितने होंगे जरा काउंट करके बताओ। इस पॉइंट से सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर आप काउंट कर रहे हैं, तो ऐसे गया तो आपको ये वाला पॉइंट मिला। ऐसे कितने लोग मिलेंगे टोटल, चारों तरफ घूम के बताओ, चारों तरफ दिमाग लगाओ और बताओ घूम के टोटल ऐसे कितने लोग मिलेंगे। पोल ओपन करो, मतलब चैट ओपन करो, चैट में बताओ ऐसे टोटल कितने लोग मिलेंगे। बारह, तो सही जवाब भैया 12 है। अब 12 कैसे,
सही जवाब 12 है। 12 कैसे? देखिए, अभी सब आपको थोड़ा सोचने की तरीके को डेवलप करिए। अगर आपने एक बार सही तरीका डेवलप कर दिया तो आपका खुद चलने लगेगा, सही आंसर आने लगेगा। देखिए 12 कैसे? तो 12 दिखाने के लिए आप क्या करिए, 12 दिखते नहीं लोगों को जल्दी, है ना, सुन लेते हैं बस, ठीक है, लिख लिया, हो गया। तो 12 कहाँ, कैसे सोच रहे हैं? ये पॉइंट मान लीजिए आपने कोना पकड़ा, अब इसका कोई नेक्स्ट नीयरेस्ट ढूंढना है, तो नेक्स्ट नीयरेस्ट यहाँ मिलेगा, यहाँ कितने डिस्टेंस से मिला ये? a√2। तो इस पॉइंट से a√2 पे जितने लोग हैं, इस पॉइंट से a√2 पे जितने लोग हैं वो सब इसके सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। तो आपको ये ढूंढना है कि इस पॉइंट से a√2 पे कितने लोग, तो ढूंढना शुरू करो भाई, इस पॉइंट से a√2 पे कितने लोग हैं, है ना। तो कहाँ कहाँ मिलेंगे बताओ? ये क्या फेस के डायगोनल पे मिल रहा है आपको? इसलिए मैंने डिस्टेंस पहले आपको बता दी थी, क्या फेस के डायगोनल पे मिल रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, तो इस पॉइंट से क्या ऐसी सटी हुई 3 फेसेस होगी, कौन कौन सी? एक ये दीवार होगी, ये वाली दीवार, और इस पॉइंट से ऐसे निकलती हुई एक बगल वाली दीवार, ये भी तो होगी, और इस पॉइंट से निकलती हुई एक छत भी तो होगी, ऐसी बिल्कुल सटी हुई दीवार जो एक कोना लेके बैठी हुई। तो ये जो कोना है, इससे एकदम निकलने वाली, मतलब इसको इंक्लूड करने वाली कितनी आपको दीवारें नजर आ रही? 3 दीवारें, कौन कौन सी? एक ये, एक इस कोने से सटी हुई बिल्कुल ये दीवार, देखिए इसको इंक्लूड करके चल रही है, और एक इस कोने से सटी हुई ये वाली दीवार है, ये वाली। तो 3 दीवारें। तो इस बार आप तीनों की फेस डायगोनल पे जाओ ना। सिमेट्री क्या कहती है, अगर इसके फेस डायगोनल पे मिल रहा है तो भैया फिर इसने क्या बिगाड़ा, इस पे मिलेगा, ये भी a√2 है। फिर इसने अगर कुछ नहीं बिगाड़ा तो फिर इसने क्या बिगाड़ा है, ये भी a√2 है, ये वाला। तो क्या तीनों पे जाएंगे यहाँ से? तो क्या इस बार 3 प्लेन पे बात हो रही है? पिछली बार 3 एक्सिस पे बात हो रही थी, इस बार हम 3 प्लेन पे जा रहे हैं। अब अगर आप एक प्लेन पे जाए तो आपको एक आदमी मिला ऐसा इस तरफ, इधर वाले प्लेन पे गया तो आपको एक आदमी मिला इस तरफ, ऊपर वाले प्लेन पे गया तो आपको एक आदमी मिला इस तरफ। तो सवाल उठता है कि ये प्लेन आगे भी तो कंटिन्यू होंगे, क्योंकि भैया इसके बगल में भी तो क्यूब लगा हुआ है। तो अब इस प्लेन पे घूम के देखो चारों तरफ, ऐसे इस प्लेन पे ऐसे चारों तरफ घूम के देखो, क्योंकि इसके आगे भी रूम लगा हुआ है ऐसा। तो अगर एक यहाँ मिला a√2 पे, तो अगला इधर मिलेगा, ऐसे घूम जाओ, यहाँ भी तो रूम है, अगला फिर इधर और घूम जाओ, इधर भी तो रूम है, अगला फिर आपको एक इधर भी मिलेगा, इधर भी तो रूम है। तो क्या एक प्लेन पे आपको 4 मिल गए? यहाँ पे हमें एक प्लेन पे 4 मिल गए, समझ में कितने लोग समझ में आ गई बात? एक प्लेन पे 4 मिल गए, एक प्लेन समझ में आ गया तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे। हाँ, तो एक प्लेन पे 4, तो बताओ ऐसे कितने प्लेन है? 3। तो सब पे 4 मिलेंगे तो कितने होंगे? 12। इस पे देखो, इस पे भी घूम के देखो, एक इधर मिला, तो अगला कहाँ मिलेगा? अगला इधर मिलेगा, बगल में रूम लगा हुआ है। अगला कहाँ मिलेगा? ऊपर। अगला कहाँ मिलेगा? इधर। 4 इस प्लेन पे होगा, तो इस प्लेन पे भी 4 होगा, ठीक है। अब इधर वाले प्लेन पे आ जाओ, एक इधर मिला यहाँ पे, तो एक बगल में मिलेगा ऐसे, एक इसके ऊपर मिलेगा ऐसे बगल, एक इधर मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो क्या हर प्लेन पे 4 मिलेंगे तो 12 हो गए? कितनों को फील आ गया? दिख गया एकदम कायदे से। अब नहीं दिखा तो दिखेगा अब नहीं। देखिए समस्या फिर आपके भीतर है। इस पॉइंट से चलना शुरू किया मैंने, पहले इस प्लेन को पकड़ा, एक, उसके बाद 2 इधर हल्का घूमते गए ऐसे, चारों तरफ घूम के देखो, 3 4, एक प्लेन पे 4, फिर बगल वाले प्लेन पे आ गए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। 2 प्लेन हो गए। अब बगल वाले प्लेन इस पे आ गया, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 12। ये हो गया 12। तो इसमें एक एक लाइन लिखना बहुत भारी होता है, समझ पा रहे हैं? सॉलिड स्टेट में अब आपने ये, या तो आप इसको लिख दीजिए फटाफट, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 12 खत्म हो गया, डिस्टेंस ये। इसको समझने में दिमाग लग रहा है, तो ये लाइन लिखना तो बहुत आसान है, इसको समझना में टाइम लग रहा है। तो एक लाइन की एक्सप्लेनेशन में 3-4 मिनट लगते हैं अगर आप ढंग समझे तो। तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे जाओ भैया। अब a√2 से भी आगे जाओ। अब a√2 से आगे क्या डिस्टेंस बची? a√3। कमरे के अंदर a√2 से ज्यादा डिस्टेंस क्या बची? a√3। अब आप देखो पहले कहाँ गए? एज की लेंथ पे, फिर कहाँ गए? फेस डायगोनल पे। अब चले जाओ बॉडी डायगोनल पे, अब चले जाओ बॉडी डायगोनल पे। अब देखिए जब बॉडी डायगोनल पे आप जाएंगे तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे फिर? तो कहेंगे आप एट अ डिस्टेंस a√3, एट अ डिस्टेंस a√3, थोड़ी डिस्टेंस और बढ़ा दो। अब ऐसे कितने मिलेंगे? तो आप कहेंगे ऐसे 8 मिलेंगे, है ना, ऐसे 8 मिलेंगे। अब 8 कहाँ कहाँ मिलेंगे? जल्दी से देखो जरा,
8 कैसे मिलेंगे? ये कोना है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में आपने इसको काउंट कर लिया, ये वाला काउंट हो गया। इस रूम की बात करें अगर मान लो, इस रूम की बात, इस रूम में कितनी बॉल लगी बताओ? अभी चैट ओपन कर रहे हैं, इस रूम में कितनी बॉलें लगी? केवल इस रूम की बात कर लेते हैं। इस रूम में टोटल कितनी बॉल लगी? 8 बॉलें, ठीक है। तो 8 बॉलें लगी, तो इसमें इसका तो काउंट ही कर रहे हैं, तो 1 बॉल गई, बची कितनी बॉल है? 7 बॉल, ठीक है। अब 7 बॉलें देखो कैसे कैसे काउंट हो रही हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन कौन सी काउंट होगी? ये वाली, अगर इसको इसका काउंट कर रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वाली काउंट होगी फर्स्ट में, ये नीचे वाली काउंट होगी फर्स्ट में, ये इधर वाली काउंट होगी फर्स्ट में। तो बताइए 3 काउंट होगी फर्स्ट में, 1 2 और 3, ये फर्स्ट में काउंट होगी। सेकंड में कौन कौन सी काउंट होगी? सेकंड बताइए, जब आप इधर जाएंगे तो ये वाली काउंट हो जाएगी, इधर जाएंगे ये वाली काउंट हो जाएगी, फिर आप इधर जाएंगे ये वाली काउंट हो जाएगी। सेकंड में 3 और काउंट होगी, देखिए। तो फर्स्ट में 3 काउंट होगी, सेकंड में 3 काउंट। फर्स्ट में कौन कौन सी काउंट हुई? इसका तो ढूंढ ही रहे थे। फर्स्ट में काउंट हुई, देखो देखना ध्यान से, ये वाली ए डिस्टेंस, ये वाली ए डिस्टेंस और ये वाली ए डिस्टेंस, 3 काउंट, 1 2 और 3, ये इसकी फर्स्ट काउंट होगी। सेकंड में कौन कौन सी काउंट होगी? एक ये वाली a√2, एक ये वाली नीचे a√2 इससे, और एक इधर से जाओ इधर वाली a√2, ये 3 काउंट होंगे। अब बची कौन सी? तो अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ये वाली बची, बाकी सब काउंट हो गई। सिर्फ ये वाली बची, a√3 वाली बची, बाकी सब काउंट हो चुके हैं। तो अगली डिस्टेंस आपको क्या मिलनी चाहिए भैया? अगली डिस्टेंस आपको मिलनी चाहिए a√3। फील आ रहा है कैसे? तो अगली डिस्टेंस में जाइए। अब a√3 वाली ऐसी कितनी, तो आप कहेंगे एक तो ये होगी, है ना, एक ही होगी। तो बाकी कहाँ है? ऐसी और कितनी होंगी? ऐसी और कितनी होंगी? 7 और होंगी। कैसे? क्योंकि बताइए इसके बगल में भी तो एक रूम लगा होगा ऐसा, तो ये बॉडी का डायगोनल देखो, ये बॉडी का डायगोनल है, दिख रहा है? अभी अगर बॉडी का डायगोनल है तो कहाँ कहाँ मिलेंगी? इधर भी एक रूम लगा होगा ऐसे, तो इसका बॉडी का डायगोनल ऐसा होगा, ये दूसरी यहाँ मिलेगी a√3, तीसरी यहाँ मिलेगी, यहाँ भी एक रूम लगा होगा, इसके आगे भी एक रूम लगा होगा ऐसे, तो तीसरी यहाँ मिलेगी ऐसे a√3, तो चौथी यहाँ भी एक रूम लगा होगा, तो चौथी यहाँ मिलेगी a√3। 4 नीचे हो गई, अब 4 ऊपर, 5वीं इधर a√3, 6ठी इधर a√3, 7वीं इधर a√3 और 8वीं इधर a√3। तो कितने आपको ऐसे मिल गए? 8। कितनों को समझ में आ गई? फटाफट अंगूठे दिखाइएगा, बात समझ में आ गई। क्लियर? ठीक। तो बॉडी के डायगोनल पे आपको मिल गया 8। अब अगर आप थोड़ा सा और जहर फैलाएं, देखिए, तो पहला ए पे मिला 6, दूसरा a√2 पे मिला 12 और फिर a√3 पे मिला आपको 8। फिर आप आ जाइए फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आपसे कहता है फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर का पैटर्न बताओ, फिर वो कहता है मान लीजिए आपसे फिफ्थ कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, फिर उसको मजा नहीं लगा, उसने कहा सिक्स्थ कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। अब देखिए लोग 1-2 कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ ले, बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको यहाँ तक ले गया 6 तक। अगर आप 6 तक सोचिए, एक बार सोचने का तरीका डेवलप करिए। चौथा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5वां कितना होगा, 6ठा कितना होगा, ये तीनों कितने कितने? तो फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से। अब आपको रूम छोड़ना पड़ेगा। रूम क्यों छोड़ना पड़ेगा? रूम इसलिए छोड़ना पड़ेगा, देखिए इस रूम में सब काउंट होगा, इस रूम में सारे काउंट हो गए। इसका काउंट कर रहे थे आप, इसके लिए काउंट कर रहे थे, तो 3 आपने फर्स्ट में काउंट किए, 3 आपने सेकंड में काउंट किए और 1 आपने काउंट किया है थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो देखिए इस रूम के लिए आप काउंट कर रहे थे, पहले 3 आपने निपटा दिया, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 3 आपने निपटा दिए फर्स्ट में। फिर 3 फेस डायगोनल वाले निपटा दिए, ये वाला। देखिए इसको पकड़ लीजिए, पहले दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके लिए जो भी ढूंढ रहे हैं वो इसके लिए ढूंढ रहे हैं, जो भी ढूंढ रहे हैं आप इस पॉइंट के लिए ढूंढ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो 3 ढूंढ लिया आपने फर्स्ट में, कौन कौन से? 1 2 3। 3 ढूंढ लिया आपने सेकंड में, 1, अगला फेस डायगोनल इधर 2 और अगला फेस डायगोनल इधर 3। 3 हो गए, 3 3 6 गए। अब बचा कौन सा? ये वाला लास्ट वाला, ये भी गिन लिया आपने थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, a√3, है ना, देखिए a√3, ये भी गिन लिया, तो सारे गए। अब इस रूम में कुछ नहीं बचा। अब अगर आपको अगला ढूंढना है तो आपको रूम छोड़ना पड़ेगा। रूम कैसे छोड़ेंगे?
तो बताइए इधर आप चले गए ए डिस्टेंस पे, अब आपको रूम ही छोड़ना पड़ेगा, तो आप अगली मिनिमम डिस्टेंस सोचिए। ए की वैल्यू क्या है, ए इंटू वन। देखो ए को क्या बोल सकते हैं आप, ए को बोल सकते हैं आप ए इंटू वन। ए रूट टू को क्या बोल सकते हैं, ए इंटू रूट टू कितना होता है 1.4, तो 1.4 है। ये रूट थ्री कितना होता है 1.7 है, ये 1.7 है। तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रही है, देखो ए 1.4 है, 1.7 है, तो अगली डिस्टेंस आएगी 2 है। अगली डिस्टेंस जो इससे बड़ी आपको मिलेगी, देखिए यहां से यहां जाइए, ठीक है, ये वाला काउंट हो चुका है, तो अब रूम छोड़ दीजिए, तो ए और आगे चलेगा ऐसे, ए इधर जाओ और फिर ए और आगे चलेगा, तो कितना हो गया 2 है। कितनी डिस्टेंस होगी 2 है, 2 है पे अगला मिलेगा फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर, बराबर। अब देखिए इधर अगर 2 पे मिलेगा, इधर अगर 2 पे मिलेगा, तो इधर भी तो नीचे भी तो 2 पे मिलेगा, और अगर नीचे 2 पे मिलेगा तो फिर पीछे भी 2 पे मिलेगा, ठीक है। तो तीन डायरेक्शन पकड़ लिया आपने। अब ध्यान सुनना, इधर 2 है तो फिर इधर भी 2 है, सिमेट्री, मिरर इमेज। इधर पीछे 2 है तो फिर आगे भी 2 है, नीचे की तरफ 2 है मिलेगा तो फिर ऊपर भी 2 है मिलेगा। तो बताइए फिर से कितना आ गया, तो क्या नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फिर से 6 मिल गया? अब बताइए नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन में अगर आपको फिर से 6 मिल गया तो क्या एक पैटर्न नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे देखिए पैटर्न फॉलो होता है 6 12 8 6 12 8 अगला ढूंढेंगे आपको फिर 12 मिलेगा, अगला ढूंढेंगे आपको फिर 8 मिलेगा, और ये 6 12 8 का पैटर्न ऐसे चलता रहेगा। और से कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बताओ फिर 100वां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अगर आपसे पूछते हैं 100 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, फिर तो आप 100 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं? पहले 100 को समझिए जरा ध्यान से, कितने लोग समझ में आ गया 100 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? चलो मैं पोल दे रहा हूं आपको, लगाइए जरा दिमाग। 6 12 8 4 पोल स्टार्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब दिखने लगा, फिर आपको सिमेट्री नजर आने लगी आपको। 57% लोग कैसे हुआ भैया? तो ये हो गया 6, कैसे 6 होगा देखो, सुनना ध्यान से, पैटर्न देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, 6 12 8 फिर 6 12 8। तो अगर यही पैटर्न चलता रहा तो आप 100वां जब ढूंढते हैं 100 को क्या लिखो, 100 को लिखो पहले 99 प्लस 1, फिर 99 को क्या लिखो 3 इंटू 33 प्लस 1। अब बताओ यहाँ पे 33 पैटर्न आपको मिल रहे हैं 3 वाले, है ना? तो बताइए 3 3 का जब रिपीटिशन होगा, ये 3 फिर ये 3 फिर अगले 3, ऐसे 33 बार रिपीट करो, तो अंत कहाँ पे होगा 8 पे, है ना? 33 बार ऐसे रिपीट कर दो 3 3 का कॉम्बिनेशन, तो अंत कहाँ होगा 8 पे। फिर जब 8 पे अंत होगा तो फिर अगली जो शुरुआत होगी, जो ये 1 बज गया, वो कहां से होगी, फिर से 6 से। दानियाल, प्रभात जन, आयुष, समझ में आ रहा है खेल किस लेवल का चल रहा है? हाँ भाई, कितने लोग समझ में आ गई बात? भाई 6 12 8 6 12 8 ऐसे रिपीट कर दे जाओ, 33 बार रिपीट कर दो, तो यही तो खत्म होगा मामला। ऐसा लिखते जाओ 6 12 8 33 बार लिख दो, तो यही खत्म होगा। फिर जो अगला शुरू होगा 100वां, 99 तक यहाँ पहुंच गए, तो 100वां फिर से यहीं से शुरू होगा, खत्म हो गया मामला। तो आपको मैंने 100वें कोऑर्डिनेशन नंबर तक पहुंचा दिया, जबकि लोग पहला दूसरा भी देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इससे आपको ये फील आ जाएगा कि आपको दिखना शुरू हो गया। एक बार आपको दिखना शुरू हो जाता है तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर आपका, फिर आप चीजें सोचना शुरू कर देंगे अपने मन से। चलिए आगे बढ़े, अब हमको अगली बात क्या पढ़नी थी बताओ? ये तीसरा भी डन हो गया भैया। अब हमको पढ़ना रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, आर और ए के बीच का रिलेशन। ठीक है, आर ए के बीच का रिलेशन समझिए। ब्रेक अभी दे रहे हैं, बस ये वाला काम कर लें फिर ब्रेक देते हैं। आर ए के बीच का रिलेशन और कर लें फिर ब्रेक देते हैं। ठीक है, देखिए सुनिए ध्यान से। आपसे कोई कहे कि अब यहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग को लगेगा भैया सॉलिड स्टेट में। अगर कोई व्यक्ति आप सीखना चाहते हैं चीजों को सही से, देखिए सस्ती वाली आपको सॉलिड पढ़नी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लीजिए। इसको याद कर लो, फिर इसको याद कर लो, थोड़ा बहुत ऐसा लिख लो, फिर ये पढ़ लो, बाकी छोड़ दो।
पढ़ो ही मत, ये पढ़ लो बस, ठीक है, खत्म हो गया। सस्ती वाली सॉलिड हो जाती है आराम से, है ना। पीछे भी एंड वेंड क्यों नहीं होता, उसे छोड़ दो, अब ना ये पढ़ लो। तो ये इस तरीके से हो सकती खत्म। इतना दिमाग क्यों लगाओ, है ना, बस इतना देख लो, हो गया। तो ये एक तरीका है आराम आराम से खत्म करने का, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, आपको कभी समझ नहीं आएगी बात। दूसरा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें दिमाग पे जोर पड़ेगा, यकीन मान के यही पढ़िए आप। तो तभी आप यहाँ अगर बैठे हैं तो आप ये सोचिए कि दिमाग लगेगा। ये तो मतलब एजम्पशन लेके चलिए कि दिमाग तो लगेगा, भयानक, है ना। अगर आप ये मूड में कि मेरा दिमाग न लगे और बिल्कुल मेरे को अपने आप चीजें बिना दिमाग लगाए, अपना लगाना पड़ेगा आपको, मेरे से नहीं चलेगा। मैं दिखाऊंगा, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको, एक बार जोर लगाना पड़ेगा दिमाग। तो वो तैयार रहिए। आर और ए के बीच का रिलेशन, तो देखिए ये वाली बॉल जो है ना, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल, ये और ये और ये, कौन किसको टच कर रही है, जरा इस पे चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो एक दूसरे को टच करते हैं। पहला जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो एक दूसरे को टच करते हैं। फिर जो दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो टच नहीं करते। मतलब आपसे पूछा जाए फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, तो निकटतम पड़ोसी, एकदम निकटतम वाले, पड़ोसी एकदम बगल वाले, मिनिमम डिस्टेंस, तो ये टच करते हैं, ये नहीं टच करते क्योंकि इनमें गैप होता है, तभी तो ये सेकंड है, थोड़ा दूर के व्यक्ति हैं। तो जैसे आपका घर है और आपके बगल वाले घर है, तो आपका घर अपने बगल वाले घर को टच कर रहा है। फिर आपसे पूछा जाए थोड़ा और दूर पे जाओ, तो एक घर छोड़ के जाओगे तो उसको टच नहीं करेगा। तो मतलब ये टच नहीं करते, बस ये टच करते हैं, पहला पॉइंट। इनके बीच में गैप आ जाता है। अभी समझिए कैसे। अब अगर आप थोड़ा अंदर घुसे इसमें, अगला पॉइंट है 13 नंबर पे। अब हम लोग ये वाला पॉइंट कवर करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब चौथे पॉइंट पे आ रहा है, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। देखिएगा ध्यान से, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। आपसे कहते हैं आर ए के बीच का डिस्टेंस या रिलेशन वगैरह समझाओ, तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कौन किसको टच कर रहा है, तभी आप समझा पाएंगे सही से। तो मान लीजिए ये आपका रूम है, ठीक है, इसमें हमने बॉल लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग कर लेते, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। चलो, अब मैं पूछता जाता हूँ, बताना कौन किसको टच कर रहा है। एक वाली मान लो मेरी रेफरेंस है, चलो एक वाली रेफरेंस है, एक को कौन कौन टच करेगा, जरा समझिएगा ध्यान से, बताइए। क्या एक वाली को 2 ने टच किया, एक वाली को क्या 4 ने टच किया, और क्या एक वाली को 5 ने टच किया, तो क्या एक वाली को 3 लोगों ने टच किया, 2 4 और 5। फिर आप इन्हीं की तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते थे। तो देखो इधर जाओगे तो फिर इधर भी चले जाओ, नीचे गए हो तो ऊपर भी चले जाओ, इधर गए हो तो फिर इधर भी चले जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। देखिए क्या आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नजर आ गया यहाँ पे, हेलो। ये 2D वर्जन है, वो मैंने 3D वर्जन बताया था। दोनों तरीकों से बात समझ में आनी चाहिए। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 नंबर एक बार, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा और सुनना जरा, एक वाली ने 2 वाली को टच किया, सही। 2 वाली ने, मैं पूछूंगा टच किया कि नहीं, तो आप यस और नो में जवाब देंगे। एक वाली और 2 वाली टच किया कि नहीं, यस और नो। अच्छा, 2 वाली ने 3 वाली को, 3 वाली ने 4 वाली को, 4 वाली ने 1 वाली को टच किया। तो 1 ने 2 को किया, 2 ने 3 को किया, 3 ने 4 को किया, 4 ने 1 को किया। लेकिन ध्यान दीजिए 4 ने 2 को नहीं किया, 4 ने 2 को नहीं किया, 1 ने 3 को नहीं किया, 1 ने 3 को नहीं किया, 4 ने 2 को नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गैप है। क्यों गैप है बताइए। अगर ये 2 बराबर साइज की बॉल है, ए डिस्टेंस पे टच करती हैं, मतलब 2 बराबर साइज की बॉल है, और बताइए ए डिस्टेंस पे टच करती हैं, तो फिर ये डिस्टेंस तो बड़ी होगी ना। ए पे अगर टच करती हैं, ये ए है मान लीजिए, ये ए है, तो फिर ये तो a√2 है ना। a√2 बड़ा होता है 1.4 टाइम्स ऑफ ए। तो बताइए अगर यहाँ टच कर रही है, तो ये डिस्टेंस पे अगर आप 2 बराबर बॉलों को ए डिस्टेंस पे ऐसे टच कराएंगे, तो अगर आप उनको a√2 पे रखेंगे तो उनके बीच में गैप नहीं आ जाएगा इससे।
हाँ भाई, ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बताइए, एक ने 2 को किया, 2 ने 3 को किया, 3 ने 4 को किया, 4 ने 1 को किया, एक 3 को नहीं टच करती, 2 4 को नहीं टच करती। ये तो बात समझ में आ रही है, इनके बीच में गैप आ जाएगा। आगे बढ़े, अगला सुनना। 5 ने 6 को टच किया। हाँ भाई, 5 ने 6 को टच किया, 5 ने 6 को टच किया, 6 ने 7 को किया, 7 ने 8 को किया, 8 ने 5 को किया। 5 7 को नहीं कर रही है, 6 8 को नहीं कर रही है। क्लियर है? और सुनिए, 2 वाली ने 6 को टच किया। यस, ये भी देखो डिस्टेंस कितनी, ए डिस्टेंस पे टचिंग होगी। 2 वाली ने 6 को किया, 3 वाली ने 7 को किया, 1 वाली ने 5 को किया, 4 वाली ने 8 को किया। हेलो, फील आ रहा कंसेप्ट का? फिर सुन लीजिए, 1 ने 2 को टच किया, 2 ने 3 को टच किया, 3 ने 4 को किया, 4 ने 1 को किया, 1 3 को टच नहीं करती, 2 4 को टच नहीं करती, इनके बीच में गैप। 5 वाली 6 को करती है, 6 वाली 7 को करती है, 7 वाली 8 को करती है, 8 वाली 5 को करती है, 5 7 को नहीं करती, 6 8 को नहीं करती। खोपड़ी खोपड़ी पे जो ऐसे रखी है डिस्टेंस पे, 2 वाली 6 को टच करती है, 3 वाली 7 को टच करती है, 1 वाली 5 को टच करती है, 4 वाली 8 को टच करती है। लेकिन 2 वाली 7 को नहीं करती, 3 वाली 6 को नहीं करती, 1 वाली 8 को नहीं करती, 4 वाली 5 को नहीं करती। जहर देख पाना किस लेवल का जहर है। 1 वाली 5 को करती है, 2 वाली 6 को करती है, लेकिन 1 वाली 6 को नहीं करती, 2 वाली 8, 2 वाली 5 को नहीं करती। फेस डायगोनल वाली टच नहीं करती। हम मुद्दे की बात करें तो एज लेंथ वाली ए वाली टच करती हैं, A√2 वाली नहीं टच करती, और A√3 वाली तो बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, और बड़ी डिस्टेंस है। फील आ रहा है सबका? अब देखिए, इसमें से मैं क्या करूंगा, ये वाली एज लेंथ को बाहर निकालूंगा, इस वाली एज लेंथ को उठा के मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया। अब इस एज लेंथ को जब आप बाहर निकाल के यहाँ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाने का सही तरीका देखिए। ध्यान सुनना, ये जो 1 वाली बॉल है वो ये दिखा रहा हूं, और ये 2 वाली बॉल ये दिखा रहा हूं। ध्यान सुनिएगा, ये 1 नंबर वाली बॉल है, ये 2 नंबर वाली बॉल है, ये 1 का सेंटर है जो कि यहाँ है, ये 2 का सेंटर है जो कि यहाँ है। अब मैंने 1 के सेंटर को 2 के सेंटर से मिला दिया, 1 के सेंटर को 2 के सेंटर से मिला दिया। तो इसको इससे जब मिलाओगे, सेंटर्स को सेंटर से मिलाओगे, तो सेंटर को सेंटर से मिलाओगे तो ये मिलेंगे ना, ये वाला इससे मिलेगा, देखो ऐसे। और ये डिस्टेंस कितनी, ए। फील देखिए जरा, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाऊंगा तो ये ऐसे मिलेंगे, और ये डिस्टेंस कितनी, ए। तो बाकी का ये क्या, ये बाहर निकला हुआ पोर्शन, जिसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते, देखिए बताइए ये ऐसे हो जाएगा क्या? लोग आधी बॉल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं समझ पा रहे हैं? आधी थोड़ी बॉल थी, बॉल तो पूरी थी, आधी क्यों दिखा रहे हैं समझ में आ रही है? तो ऐसे दिखा देते हैं, क्योंकि मेरे को सेंटर से सेंटर मिलाना था, तो मैंने सेंटर सेंटर मिला के ये। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ? ये डिस्टेंस हो जाएगी इस ए के बराबर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस अगर ए के बराबर हो जाएगी तो बताइए ये कितना है, आर रेडियस यहाँ से है, और ये कितना है, ये भी आर है रेडियस, तो ये 2r हो गया। तो 2r इज इक्वल टू क्या आ गया, ए। क्या आपको एकदम अंदर से मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? मतलब एक होता है कि ठीक है सुन लिया बस, ठीक है हो गया, थोड़ा बहुत एक अंदर से होता है कि हाँ मेरे को समझ में आ गया भाई। वो वाला होना चाहिए, तब है मजा। ठीक है, क्लियर? तो एक बार जल्दी से बताना जरा, कौन कौन सी आपस में टच करती हैं, पेयर लिख डालो जल्दी से। 1 वाली 2 को, 2 वाली 3 को, 3 वाली 4 को, 4 वाली 1 को, ठीक है। 2 6 कॉम्बिनेशन देखो, 2 6, 2 2 6 के बाद 6 7, 7 3 3 2, पेयर लिख रहा हूं मैं, पेयर 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 देखना, टचिंग वाले पेयर लिख रहा हूं। आप भी लिखा करिए ऐसा कॉपी में, जो खाली बैठी है तो 1 2 अगला पेयर, 2 3 3 4 4 1 टच करने वाले, 2 6 6 7 7 3 3 2 अगला पेयर, 1 4 4 8 8 5 5 1 अगला पेयर, 5 6 6 7 7 8 8 5, ये टच करने वाले, नहीं टच करने वाले, अब नहीं टच करने वाले, 1 3 2 4 3 6 2 7 1 8 4 5 6 8 5 7 4 7 3 8 1 6 2 5, फेस डायगोनल, और नहीं टच करने वाले,
एक साथ, देखो एक साथ और दूरी वाले हैं एक साथ। क्यों और दूरी वाले क्यों भैया? बॉडी डायग्राम फील आगे दिखना शुरू। चलिए ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद आते हैं आगे की बातें करते हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? अब डेंसिटी, पैकिंग फ्रैक्शन और ये सब निपटाते हैं। चलो ब्रेक स्टार्ट। स्टार्ट, आगे सब लोग। अपने घर में कहते हैं ना, आपने आ जाएगा। चलो अच्छा ठीक, लौट आइए फटाफट, आवाज लगा दीजिए जो लोग बगल वाले घरों में गए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भैया डेंसिटी, पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज, पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए सबसे पहले डेंसिटी शुरू करते हैं। सिंपल क्यूब है कि आपको उसकी डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? देखिए पहला सवाल है डेंसिटी निकाल किसकी रहे? आप सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हो, उसकी डेंसिटी की बात कर रहे हो, तो डेंसिटी किसकी निकाल रहे हो? मैं दो सवाल पूछ रहा हूँ, बताइएगा। क्या डेंसिटी यहाँ पे जो आप निकाल रहे हैं वो पूरे क्रिस्टल की निकाल रहे हैं? क्रिस्टल का मतलब होता है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे यूनिट्स है ना, जैसे दीवार, बहुत बड़ी दीवार है, उसमें बहुत सारे ब्रिक लगे हुए हैं, उसका निकाल रहे हैं, या फिर हम डेंसिटी निकाल रहे हैं यूनिट सेल की? हम इन दोनों में से किसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं? जल्दी से टाइप करिए। दोनों एक ही बात है, पहचानिए। आज का दूसरा था ये। आपको भाई, आपको कहना चाहिए था भाई साहब किसी की निकाल लो, एक ही बात है। क्यों एक ही बात? क्यों एक ही बात? इसलिए है क्योंकि अगर आप देखिए एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकालते हैं, कैसा पैक्ड है, उसके बाद अगर आप दूसरी, जैसे एक कीट है, एक कीट की डिजाइन जैसी होगी वैसी दूसरी की भी होगी। भाई अगर इसकी डेंसिटी निकाल लो मास अपॉन वॉल्यूम करके, फिर बताना मैं इस वाली यूनिट सेल की डेंसिटी निकालूं तो सेम ही तो आएगी। दोनों को जोड़ के निकालूं पूरे, इस दोनों के मिला के, तो मास भी डबल, वॉल्यूम भी डबल। मास भी डबल हो गया तो वॉल्यूम भी डबल हो गया, और जब दोनों डबल हो गए तो फिर डेंसिटी वही रहेगी। डेंसिटी तो इंटेंसिव है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। हेलो, तो बताइए एक यूनिट सेल की निकालें, एक क्रिस्टल की पूरी निकालें, यानी कि क्रिस्टल का मतलब पूरी बड़ी सी दीवार, उसकी निकालें, या फिर एक यूनिट सेल की निकालें? बात एक ही, दोनों आंसर एक आएंगे। ये समझ में आती है? ठीक है। अच्छा अब बताइए आसान किसकी होगी निकालना? अगला सवाल, किसकी निकालना आसान होगी? ईजी, ईजी कौन सा? हाँ भाई ईजी होगा कौन सा वाला? यूनिट सेल वाला। क्यों? क्योंकि यूनिट सेल में आपको एक ही देखना पड़ेगा, उसके अंदर देखना इजी होगा, मास वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, है ना। तो मैं निकालूंगा क्या? इसकी निकल जाएगी, इसकी उसी के ऊपर लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। रात में क्लास है? किसकी रात में क्लास है? क्या लिख रहे रात में क्लास? टीटीएस में? हाँ टीटीएस में रात को क्लास लगा रहे हैं भाई। अब क्या होगा, आपके अगले 10 दिन लगातार क्लास चलेगी। अल्फा की नहीं बात हो रही है अभी, सुपर अचीवर की बात हो रही है ना। सुपर अचीवर की प्रतिदिन क्लास चलेगी, सुबह 9 MWF में, मैंने कोर्स पेज बना दिया, और रात को टीटीएस में, और संडे को भी क्लास चलेगी। मतलब बचे हुए 10-11 दिन लगातार क्लास चलेगी। उसमें फिर ये सॉलिड खत्म कर देंगे, रेडॉक्स भी निपटा देंगे, और सरफेस भी शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। तो इस महीने उसके बाद एटॉमिक लेंगे। एटॉमिक तो टाइम लगेगा, तो पहले ये जो नाम के चैप्टर्स हैं, संख्या बढ़ाते हैं, इनको निपटाएंगे पहले। इस महीने की 10-11 दिन की बात है, 11 दिन लग के पढ़ लीजिए, 12 दिन तो काफी टाइम निपट जाएगा। सुबह लगेगी 9 बजे, रात को लगेगी 9:30 बजे।
टीटीएस में रात को 9:30 बजे और एनडब्ल्यूएम में सुबह 9 बजे, जैसे चल रही है, 2 घंटे। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी ऑफ मैं निकालने जा रहा हूं यूनिट सेल, और 11-12 दिन अगर आप ये ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका सॉलिड स्टेट खत्म कर दूंगा बहुत ढंग से, फिर रेडॉक्स भी निपटा दूंगा इसी में, और सरफेस भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 3 चैप्टर खुल जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक, 2 निपट जाएंगे, एक बीच बीच में रह जाएगा कुछ कुछ। फिर अगले महीने सरफेस आपका शुरू होते ही खत्म करेंगे उसको, जैसे महीना शुरू होगा जून में, और फिर एटॉमिक, और कहानी समाप्त की हो रहा है। फिर कुछ बचता ही नहीं ज्यादा, स्टेट्स ऑफ मैटर बचता है 2 लेक्चर का बस। ठीक है, चलो अब सुनना मेरी बात। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या दो, यूनिट सेल की डेंसिटी या किसी की भी डेंसिटी निकालोगे तो क्या करोगे बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम। क्लास मत मिस करना भैया एक भी, है ना, कि मैं सो रहा हूँ आराम कर रहा हूँ, सब निपटा लेना कायदे से, बहुत ढंग से। आपको बाकी चैप्टर सब पढ़ाए गए, तो बचे हुए चैप्टर भी ढंग से कर लिए, जिससे आपका परफेक्ट हो जाए मामला। अभी तक के जितने चैप्टर आपको कराएगा सब बिल्कुल परफेक्ट कराएगा, तो बस जो बचा कुछ है उसको भी एकदम वैसा ही कराया जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, मास यहाँ पे लेंगे अपॉन वॉल्यूम लगाएंगे तो डेंसिटी निकल आएगी। अब यूनिट सेल का मास देखना इजी है, पूरे क्रिस्टल का मास देखना मुश्किल है, तो हम इस पे काम करेंगे और ये अपने आप निकल आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगला कार्यक्रम में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पे काम किया जाए। आइए शुरू करें। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, मास लगाएंगे किसका, जिसकी डेंसिटी निकाल लो, 1 यूनिट सेल। नीचे वॉल्यूम लगाओगे किसका, वन यूनिट सेल। ठीक है, तो डेंसिटी आ जाएगी 1 यूनिट सेल। अब चेक करिए कैसे, इसको रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रो इज इक्वल टू, मास कैसे निकालोगे 1 यूनिट सेल का भाई? अब बताओ, यूनिट सेल के अंदर जो आप ये लेके बैठे हो, इसमें क्या यहाँ पे सरिया लगा के बैठे हो, सब रॉड है क्या? नहीं, ये तो बॉल्स का अरेंजमेंट है। एक बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल। अच्छा, सारी बॉल आपने एक बराबर बनाई है, सारी बॉल आपने एक बराबर बनाई, क्यों? हाँ भाई, सारी बॉल आपने एक बराबर बनाई है, क्यों? अभी कोर्स पेज लॉन्च होगा, आपको मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए। हाँ भाई, सारी बॉल एक बराबर क्यों बनाई है, बताना जल्दी से। क्योंकि ये सब आयन नहीं है, ध्यान दीजिए, ये सब एटम्स है। सुनना ध्यान से, ये सब एटम्स हैं। कंसेप्ट क्लियर करिए जरा। मैंने आपको 4 प्रकार के सॉलिड बोले थे स्टार्टिंग में, कौन कौन से? पहला बताया था मैंने आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा बताया था मेटेलिक सॉलिड, एक बताया था आयनिक सॉलिड, और एक बताया था कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, इसमें से 2 के अंदर कंडक्टेंस था, किसके अंदर? मेटेलिक के अंदर और आयनिक के अंदर। यही 2 आपको पढ़ने होते हैं, इन्हीं के अंदर कंडक्टेंस, इन्हीं को पढ़ना होता है। तो एक हम पढ़ेंगे मेटेलिक और एक हम पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल, 2 प्रकार के क्रिस्टल। अभी हम पढ़ रहे हैं मेटेलिक क्रिस्टल। कह रहे कैसे पता चला तुमको मेटेलिक क्रिस्टल? क्योंकि जैसे लिथियम की पैकिंग है या कॉपर की पैकिंग है, किसी मेटल की पैकिंग है, उसमें सारे एटम्स एक बराबर होंगे भैया। तो जब तक आप सारी बॉलें एक बराबर बना रहे हो, सबकी रेडियस r मान रहे हो, तब तक आप पढ़ रहे हैं मेटेलिक क्रिस्टल। क्या पढ़ रहे हैं? ध्यान सुनिए मेरी बात में, मेटेलिक क्रिस्टल। जब मैं आयनिक क्रिस्टल पढ़ाऊंगा तो एक बन जाएगा R+ और एक बन जाएगा R-, और जैसे R+ और R- हो जाएगा तो एक बड़ा और एक छोटा हो जाएगा, तब आप पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल। फिलहाल आप क्या पढ़ रहे हैं? मेटेलिक क्रिस्टल। ये रीजन है कि आपने सारी बॉलें एक बराबर बनाई है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक रूम लेता हूं तो उसके अंदर ये बॉल का ही तो अरेंजमेंट है, कोई सरिया तो लगी नहीं है, तो बताइए इसके अंदर मास किसकी वजह से होगा? इन बॉल की वजह से। तो कैसे निकालोगे मास? किसी एक बॉल का मास निकाल लें, और इफेक्टिव इस रूम के अंदर कितनी बॉलें पैक्ड हैं उसको नहीं, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ इसके अंदर इफेक्टिव कितनी बॉलें पैक है इस रूम के अंदर? सबका 1/8 पोर्शन आया, देखो इसका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका भी 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका भी सबका। तो ऐसी 8 बॉलें हैं, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है। तो क्या इफेक्टिव एक बॉल आई है अंदर?
या जेड बॉलें आई हैं अंदर। अब जेड बॉलें आई हैं अंदर इस रूम में, और इनटू एक बॉल का मास, तो क्या टोटल जितना मास इसके अंदर निकल आएगा? समझ पा रहे हैं? तो कर देते हैं फटाफट। देखिए, जब भी आपसे जनरल कंसेप्ट बात करेगा कि मास निकालो यूनिट सेल का, तो आप लिखना z इंटू मास ऑफ वन एटम, z इंटू मास ऑफ वन एटम। तो एक एटम का मास ले लो, एक बॉल का मास ले लो, और इफेक्टिव कितनी बॉलें हैं उस यूनिट सेल में उससे मल्टीप्लाई कर लो। ये बिल्कुल जनरल कंसेप्ट है, और ये हर जगह सही है, चाहे कोई भी पैकिंग आ जाए। नीचे लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब क्यूबिक सिस्टम है और एज लेंथ a है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a क्यूब। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो कंसेप्ट लिखा है ये वाला ब्लॉक के अंदर, ये जनरल कंसेप्ट है, मतलब सिंपल क्यूबिक में चलेगा, या एफसीसी में चलेगा, या बीसीसी में चलेगा? अभी तक की जितनी बातें लिखी ये सब किस में चलेंगी बताओ? सब में चलेंगी। ये तो जनरल कंसेप्ट है ना भैया, सब में चलेगा। जेड बदलता रहेगा, ठीक है, अलग अलग सवालों में जेड बदलता रहेगा। एक एटम का मास का जो रिलेशन होगा ए के साथ, आर और ए के बीच का रिलेशन, वो बदलता रहेगा। लेकिन फॉर्मूला जो बेसिक आप लगाएंगे वो तो ये लगाएंगे ना हर में। ये मतलब आगे तक के लिए काम हो गया। अब अगला सुनो, एक एटम का मास कैसे निकालोगे? मोल कंसेप्ट में आ जाओ। 15 नंबर पे होगी, एक एटम का मास कैसे निकालोगे? मान लीजिए आपने जो एटम यहाँ पे लगाया है ना, वो सोडियम है, लिथियम है, कोई होगा, तो मान लीजिए आपने उसका 1 मोल लिया। अच्छा, जो आप पढ़ रहे हैं इसको नाम फिर से मैं लिख देता हूँ। अभी आप मेटेलिक क्रिस्टल पढ़ रहे हैं, साफ साफ दिमाग में फीड कर लीजिए। तो आज के बाद आपसे पूछे कि बॉल एक बराबर क्यों ले रहे हो, तो कहेंगे मेटेलिक क्रिस्टल पढ़ा रहे हो, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट होगा कि मान लीजिए आपने यहाँ लिथियम लिया, सोडियम लिया, कोई भी एक एलिमेंट आपने लिया, तो उसका 1 मोल का मास लिख लो पहले, मास ऑफ 1 मोल। जैसे एग्जांपल ले लो, सोडियम लिया, मान लो कितना होगा, 23 ग्राम, 23 ग्राम। 1 मोल सोडियम में कितने सोडियम होते हैं? Na सोडियम, तो यानी कि Na सोडियम का मास हो गया 23 ग्राम। तो फिर एक सोडियम का मास कितना हो गया? मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना हो जाएगा? 1 सोडियम एटम हो जाएगा 23/Na ग्राम, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है भाई? 1 मोल सोडियम लोगे तो 23 ग्राम, 1 मोल सोडियम में Na सोडियम होता है, तो Na सोडियम का मास हो गया 23 ग्राम, तो एक सोडियम का मास हो गया 23/Na ग्राम। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। इतना तो मोल कंसेप्ट जीवन में सभी ने पढ़ा होगा ना, काफी लोगों ने तो क्लास भी पूरी की है मोल की। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जनरलाइज करिए। इसका मतलब जो मास ऑफ 1 एटम आता है, देखिए ये क्या है, ये एक एटम है ना, एक एटम का मास निकालना, तो मास ऑफ 1 एटम जो आएगा बताओ कितना आएगा? ऊपर आएगा उसका मोलर मास, और नीचे लिख दो Na, और ये ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो बताओ एक एटम का मास ये है, यानी कि जो आप एक बॉल लेके बैठे थे, है ना, स्फेरिकल टाइप की, उसका मास ये आ गया। एक स्फेरिकल बॉल का मास आपने निकाल लिया। अब ऐसी कितनी इफेक्टिव स्फेरिकल बॉल्स हैं वो देख लो, ऐसी कितनी स्फेरिकल बॉल्स हैं एक यूनिट सेल में, वो देख लो, और उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मास आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे इंतजार कर रहा है ना, ये यहाँ पुट कर दो, z इंटू यहाँ क्या लगाओगे, m/Na ग्राम, यहाँ लगा दो m/Na ग्राम, उसको सॉल्व करो, यहाँ से रो आ जाएगा, रो इज इक्वल टू z इंटू m/Na ग्राम डिवाइडेड बाई, और नीचे आ जाएगा a क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल आएगा बताओ? फॉर्मूला आ जाएगा Zm अपॉन रो इज इक्वल टू आ जाएगा Zm अपॉन Na इंटू a क्यूब। जरा बताइए, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये किसके लिए वैलिड है? ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए? सिंपल क्यूबिक के लिए, या बीसीसी के लिए, या एफसीसी के लिए? सबके लिए। ये जनरल फॉर्मूला है। देखिए, ये तो जनरल कंसेप्ट है ना, ये भी जनरल कंसेप्ट है, ये भी जनरल कंसेप्ट है। अच्छा, इसमें बदलेगा क्या? जब आप सवाल बदलेंगे तो क्या बदलेगा? Z बदलेगा, M बदलेगा, A बदलेगा। 3 वेरिएबल है, देखिए Z, M और A। Na थोड़ी बदलेगा, वो तो फिक्स है। तो फिर रो बदलेगा, है ना, अलग अलग लोगों का अलग अलग Z लगेगा ना, अलग अलग पैकिंग का। तो क्या क्या बदलता है इसमें? वेरिएबल क्या क्या है? Z, M और स्मॉल a। तो 3 वेरिएबल की कहानी है। हर सवाल में आपको Z निकालना पड़ेगा,
एम वो आपको सवाल में देगा, या आप ढूंढेंगे कुछ दिमाग लगा के, ए वो आपको सवाल में देगा, ये तीनों वेरिएबल आपको देगा, फिर कहेगा रो बता दो, आप बता देंगे सॉल्व चले आगे। तो यहाँ से आपको डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। नेक्स्ट पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में अभी पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? कितना फ्रैक्शन आपने पैक कर दिया, इसका नाम समझ में आ रहा है आपको? कितना फ्रैक्शन आपने पैक कर दिया। अब कितना फ्रैक्शन पैक कर दिया मतलब अवेलेबल कितना था आपको वॉल्यूम, वो देख लो, और उस वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम आपने पैक कर दिया वो देख लो। तो जितना पैक कर दिया वो ऊपर लिख दो, जितना अवेलेबल कराया था वो नीचे लिख दो, डिवाइड कर दो, तो फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे मान लो आपको एक अवेलेबल कराया, आपने आधा पैक किया, तो हाफ हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको समझिए। ऊपर लिख देंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और नीचे लिख देंगे वॉल्यूम अवेलेबल। ठीक है, किसमें? एक यूनिट सेल को देख लो। अच्छा, आप एक यूनिट सेल को देखो या दो को देखो, फ्रैक्शन तो वही आएगा ना। दो को देखोगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, अवेलेबल वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, तो ऑक्यूपाइड भी डबल हो जाएगा, तो आंसर तो वही आएगा। तो एक ही यूनिट सेल को देखा जाता है इसीलिए बार बार, क्योंकि सब 3D स्पेस में लगातार रिपीटिशन। तो यही फायदा है, एक यूनिट सेल को आप पढ़ लीजिए तो बाकी पूरे क्रिस्टल का आइडिया लग जाएगा। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन वन यूनिट सेल कैसे निकालोगे? मान लीजिए आपने एक यूनिट सेल ली ऐसी, इस यूनिट सेल के अंदर आपको वॉल्यूम जो दिया गया था वो ए क्यूब दिया गया, क्योंकि ये डायमेंशन ए है। तो आपको कितना वॉल्यूम यहाँ पे भरा हुआ, देखिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो कितना है, ए क्यूब। अब इस ए क्यूब में से कितना हिस्सा आपने भर दिया वो निकाल लो। तो अवेलेबल की जगह क्या लिखेंगे बोलो? ए क्यूब। ठीक है, ऑक्यूपाइड की जगह क्या लिखेंगे? ऑक्यूपाई कौन करेगा, इसके अंदर वॉल्यूम भरेगा कौन? ये बॉल। इस बॉल का तो 1/8 पोर्शन आ रहा है ना, इसका भी 1/8 पोर्शन आ रहा है, इसका भी 1/8 आ रहा है। तो क्या करो आप कि इफेक्टिव कितनी बॉल है इसके अंदर आई, जेड। इस रूम के अंदर इफेक्टिव कितनी बॉलें आई, जेड। और एक बॉल कितनी जगह लेती है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितनी जगह ऑक्यूपाई हुई निकल आएगा। सिंपल लॉजिक है। इसके अंदर इफेक्टिव कितनी बॉलें आई, जेड। जेड जो भी हो निकाल लेना, इनटू एक बॉल ने कितनी जगह घेरी, जेड इनटू एक बॉल ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की, तो उससे पता चल जाएगा कितनी जगह ऑक्यूपाई की। चलिए लिखते हैं। तो बताना, एक रूम में इफेक्टिव बॉलें हैं जेड, एक बॉल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करती है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये बॉल है आपकी तो ये रेडियस है मान लीजिए आर, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक बॉल ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की, इनटू इतनी इफेक्टिव बॉलें थी, मल्टीप्लाई कर दो, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आ गया, डिवाइड कर दो अवेलेबल वॉल्यूम ए क्यूब से, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये पैकिंग फ्रैक्शन। अब एक बात बताइए, ये जो आपने आंसर लिखा हुआ ये जनरल आंसर है या फिर सिर्फ इसी के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला? तो आप कहेंगे ये भी जनरल आंसर है, इसमें कोई आपने सिंपल क्यूबिक का कंसेप्ट थोड़ी लगाया, ये तो जनरल कंसेप्ट है ना। एक रूम में कितनी इफेक्टिव बॉल है, इनटू एक बॉल ने कितनी जगह घेरी, अपॉन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। तो ये सिंपल क्यूबिक में भी चलेगा, एफसीसी में भी चलेगा और बीसीसी में भी चलेगा। इसका मतलब जब मैं आगे पढ़ूंगा तो मैं बार बार आपको इसको डिराइव नहीं करूंगा, इसको एक बार डिराइव करेंगे और आगे यूज कर लेंगे। तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, समझ गए? तो टाइम बचेगा अपना। पैकिंग फ्रैक्शन आ गया z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ऊपर लिखा है, ठीक है रहने। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे ये ऐड कर लें, इट इज अ जनरल फॉर्मूला वैलिड फॉर सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी सब में। जैसे ये भी एक जनरल फॉर्मूला है, वैलिड फॉर सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी सब में लगाएंगे। ठीक है, अब इनको डिराइव करने की दोबारा जरूरत नहीं है, डेंसिटी को डिराइव कर चुके हैं, पैकिंग फ्रैक्शन डिराइव कर चुके हैं। अगला कंसेप्ट आता है, ध्यान से देखिए, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। ये भी डन हो गया। इस पे आइए, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? 17 नंबर। देखिए परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होगा,
ये चलो पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के दिखा देते हैं, तो सिंपल क्यूबिक के लिए। अब यहाँ पे मैंने एडिंग डाल दी सिंपल क्यूबिक, यानी कि मैं अब कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ सिंपल क्यूबिक के लिए। अभी तक तो मैं जनरल आपको आंसर निकाल के दिखा रहा था। नंबर एक बात, सिंपल क्यूबिक का जो z होगा वो 1 होगा, और सिंपल क्यूबिक में पीछे आपने एक रिलेशन देखा था 2r इज इक्वल टू a। दो बातें इंपॉर्टेंट सिंपल क्यूबिक की पीछे आप देख चुके हैं। z देखिए 1 आया था, 2r a के बराबर आया था, और z 1 आया था। ठीक है, दोनों बातें पुट कर दीजिए। अच्छा, ये जो रिलेशन है हर बार बदलेगा, सिंपल क्यूबिक में अलग होगा, एफसीसी में अलग होगा, बीसीसी में अलग होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन पे आओ। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। हम यहाँ पे जो z की वैल्यू आप लगाएंगे वो हो जाएगी 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए की जगह लिख देंगे 2r, यहाँ जाएगा 2r क्यूब। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा 4π/3, और यहाँ से 2 क्यूब मतलब 8। यार देखो 4π/3 डिवाइड बाई 8। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, तो ये 8 यहाँ पे आएगा, 4 से 8 कटेगा तो π/6। चेक करिए आंसर आ रहा है π/6। क्लियर? तो एक आंसर आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब मैं स्पेसिफिक बातें कर रहा हूँ, देखिए फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ सिंपल क्यूबिक के लिए ही। सिंपल क्यूबिक के लिए अगर मैं निकालूंगा कितना परसेंट पैक्ड है, कितना परसेंट पैक्ड है, ये कैसे निकालते हैं बताओ। ऊपर लिख दो कितना पैक्ड है, नीचे लिख दो कितना अवेलेबल था इंटू 100। मतलब कुल मिला के जो आपने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था उसमें 100 मल्टीप्लाई कर, देखो कितना पैक्ड किया, कितना अवेलेबल था इंटू 100 कर देंगे, तो आपको परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, वही कहानी है पुरानी वाली, बस में एक काम नया है, 100 मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर 1 यूनिट सेल इंटू 100। तो जो आप पीछे निकाल के बैठे थे पैकिंग फ्रैक्शन π/6, वही तो आएगा ना, ये रेशियो तो वही आएगा, π/6 इंटू क्या कर दें बस 100, आंसर मिल जाएगा। π/6 इंटू 100 लगाओ, पाई की वैल्यू लगा दो 22/7, सॉल्व करो, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का 52.4%। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जाए परसेंटेज वाइट कितने होंगे, तो इसको 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 52.4, तो यह आ जाएगा 47.6%। इतना क्लियर सबको? फटाफट अंगूठा दिखाइए, सिंपल क्यूबिक समाप्त होता भैया। पूरी तरीके से एक एक बात आपको बता दी गई, सबको समझ में आ गई इतनी बात तो अंगूठा दिखाइए, फटाफट नेक्स्ट पे चले। तो प्यार करना चले, ठीक है। अंधेरे को चीरती हुई सनसनी, कोई कह रहा था मैं कंफ्यूज हूं, कौन कह रहा था, किस बात में कंफ्यूज? भजन गा लिया करो ना, घुटने पिल 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 पिला आ गए। क्या लगता है, हाँ भजन बीच में गाया करिए, कोरोना तेरी मौसी मुर्दाबाद। ठीक है, और दूसरा भजन आपको मैंने बताया था, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको छोड़ के शहर में चली जाओ। ठीक, चलिए
नेक्स्ट पे चलें। अगला है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, 19 नंबर पे आ भैया। तो काफी खींच दिया गया। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और एक एक बात समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो फिर तो लिखने पे आ जाए। अगर कई लोग ऐसे ही पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, खटाखट खटाखट रिजल्ट, ये सब लिखा रहता है, कहने आओ इसे अंडरलाइन कर दें अच्छे से, ये टिक कर लो, ये टिक कर लो, ये हो गया, ये हो गया, ये आ गया, देखो इससे खत्म। तो वैसा वाला पढ़े तो बहुत जल्दी खत्म हो जाए सिलेबस, है ना। ये सब पहले उनका बना रहता है, उसमें कहीं मॉड्यूल्स उठा लाते हैं, इसी में समझा देते हैं ये ए है, ये 2R हो गया, ये ए हो गया, खत्म। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन चल रहा है, जैसे एमबीए करवा रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एमबीए में करते थे। इसलिए मैं पूरी बात पढ़ाता हूँ, एक एक चीज। तो मैंने इसीलिए कहा कि कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने मेरी क्लास कर ली किसी भी टॉपिक की, उसके बाद बस खत्म है, मतलब उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया करिए, ऐसे अंत है, वही अंत है, सबका अंत वही है, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा खिलाड़ी हो, अंत वही करेगा। शुरुआत कहीं से भी कर रहा हूं, तो मैं आपको पूरी रेंज दे देता हूँ, शुरुआत और अंत दोनों की। जहां से मैं शुरू करूंगा उसके नीचे आप शुरू ही नहीं कर सकते, उससे बेसिक कंसेप्ट है ही नहीं कहीं, और जहां मैं खत्म करूंगा उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो मोक्ष आपको मिल जाएगा खत्म करना। तो सारे लेक्चर बस आप अटेंड करिए, और सुपर अचीवर बैच के लेक्चर एकदम सिंक्रोनाइज्ड है। ये बैच पहले से शुरू हुआ था, हालांकि अल्फा के भी सिंक्रोनाइज्ड है, लेकिन सुपर अचीवर में टॉपिक ज्यादा हुए हैं, प्लस एकदम शुरू से शुरू हुआ था ये अक्टूबर से। तो किसी को भी आपके दोस्त को अगर नया जुड़े, उसको ये समस्या आ रही हो, या जो आपका ग्रुप बना है टेलीग्राम में उसमें समस्या आ रही, कहाँ से देखें, कौन सा चैप्टर देखें, तो सभी को यही सलाह दिया करिए, सुपर अचीवर की रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दें 1 अक्टूबर से, ठीक है। और उसमें जो मैंने केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया था, यकीन मानिए उसमें अभी तक जो पहला लेक्चर हुआ है उसके 900 के व्यूज हैं, 1.5 घंटे की क्लास के 900 के वॉच मिनट्स, मतलब 1 मिलियन वॉच मिनट के आसपास। कितना देखा गया वो आप समझ सकते हैं, खतरनाक मतलब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट चीज है, तो उसको रेफर किसी को करिए तो वही रेफर करिए। अब देखिए, ध्यान सुनिए, फेस सेंटर्ड पे आ जाइए, है ना। किसी को भी रेफर करिए तो वही रेफर करिए जिससे उसका कल्याण हो, और उसको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, एकदम सीक्वेंस में सारे लेक्चर लगे हुए। उससे को अक्टूबर देखो, फिर नवंबर देखो, दिसंबर देखो, जनवरी देखो, हो जाएगा ऐसे ही, सारी चीजें में मोक्ष मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ लीजिए उसमें। अब देखिए एफसीसी में आप जब लगाएंगे तो कॉर्नर्स पे बॉल लगाएंगे आप, और फेस के सेंटर पे भी लगाएंगे, बताया था मैंने आपको। अब फेस के सेंटर कहाँ कहाँ लगाओगे, देखो, अब फेस के सेंटर में पीले से दिखा देता हूँ। एक देखो ये छत, एक जमीन, एक इधर वाली तो एक उधर वाली। अब बची एक आमने तो एक सामने, तो आमने सामने वाली आ जाओ। तो ये वाली देखो करीब करीब इस वाले का सेंटर देखोगे तो यहाँ आमने, और इस वाले का सेंटर देखोगे तो यहाँ सामने। देख पा रहे हैं, ऐसा चलेगा उसमें, क्लियर। अब इसकी और फील लेने के लिए एग्जैक्ट अगर आपको लोकेशन देखनी है कि नहीं क्या है, तो मैं नंबरिंग कर लिया करो, 1 2, ये नीली वाली 3, है ना, क्या ऐसा कर लो, 1 2, ये वाला फेस पूरा 3 4 ले लो, 3 और ये 4, नीली वाली गिनना, नीली वाली है ना। फिर देखो ये वाला फेस ले लो 5, ये वाला 6, ये वाला 7 और ये वाला 8, ठीक है। फिर अब पीली वाली, ठीक है, पीली वाली में क्या करो, नंबरिंग शुरू करो पीली वाली में भी। तो ये 9, तो ये 10, लिखते जाते हैं, ये वाली 9, ये वाली 10, उसके बाद ये दोनों आ जाओ 11 12, तो ये वाली 11, ये वाली 12, ठीक है, ये वाली 13 और ये वाली 14। डन, दिख गया कितनी बॉल लगाई मैंने आपको,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गई 8 बॉल है नीली। फेस के सेंटर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो टोटल 14 लोकेशन पे बॉल लगी। देखिए अगर ऐसे पूछे कितनी लोकेशन पे बॉल लगी तो क्या बोलेंगे? 14 लोकेशन। क्लियर है सब कुछ? कोई दिक्कत? आवाज और सही आ रही? लैग हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं, लैग से ऊपर उठिए, सब छोटी मोटी जीवन चलता है। ठीक, तो देखिए कितनी लोकेशन में बॉल लगाई आपने, तो कहेंगे 8 कोने कवर किए, है ना? क्या बोलेंगे? 8 कोने कवर किए और 6 फेस के सेंटर कवर किए, ये कवर किया हुआ। अब उसे कहते हैं इसमें समझाओ भी, क्या क्या समझाओगे? वही सारी चीजें, वही सारी चीजें। कौन कौन सारी चीजें बताओ? यहां से स्टार्ट हो जाइए। कंट्रीब्यूशन, ये सब निकालना है। कंट्रीब्यूशन Z CN रिलेशन डेंसिटी पैकिंग फ्रैक्शन, ये सब। तो एक काम करते हैं, यहां शुरू करिए कंट्रीब्यूशन से। अब कंट्रीब्यूशन किसका किसका निकालेंगे? कॉर्नर का तो पता ही है आपको भाई, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बताने की जरूरत ही नहीं, इसका तो 1/8 ही होता है, इसका तो बताने की जरूरत नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन किसका बताने की जरूरत है? जो नया है। नया कौन आया है? फेस सेंटर। कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड एटम, तो ये हो जाएगा 1/2। क्यों 1/2? देखो ये जो 9 नंबर वाली बॉल आपने लगाई है, ये इस फेस पे लगाई है, तो आधी रूम के अंदर होगी, आधी रूम के बाहर होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे इस पे बॉल लगाते हैं तो बॉल का जो सेंटर होगा ना, ऐसे बॉल स्फेरिकल है, बॉल का जो अंदर सेंटर होगा वो सेंटर यहाँ पे आएगा, तो बॉल का इतना पोर्शन ऐसे बाहर निकला होगा आधा, और आधा इस रूम के अंदर जाएगा, तो इस रूम में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? हाफ। ठीक है, तो आप लिखेंगे फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हो गया 1 हाफ। अब जेड निकालोगे, जेड कैसे निकालोगे? कॉर्नर वाली कितनी थी? 8, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर वाली कितनी होगी? 6, उनका कंट्रीब्यूशन 1/2। तो इफेक्टिव कितनी बॉल्स हो गई एक रूम में? 1 + 3 यानी कि 4, तो जेड आ गया 4। अब देखिए फटाफट चीजें थोड़ी बढ़ेंगी आगे। चलें भैया आगे, क्या अभी भी लैग हो रहा है? क्या अभी भी लैग हो रहा है? लैग नो लैग, लैग नो लैग, लैग। हैंड कर दो तुम, लैग हो रहा है। रिफ्रेश कर दें क्या? ये सही चल रहा है? रिफ्रेश कर दे। वो भाई साहब लैग तो ज्यादा हो रहा था क्या? यहाँ पे 1:50 दिखा रहा था, यहाँ 2 घंटे हो गई, ये कैसे? अब इसमें 1:50 दिखा रहा था, 1 घंटे 50 मिनट हुए। ठीक है चलो सुनो, कोरा कोरा। चलो भी देखो, अब यहाँ पे क्या करिए, देखिए z की वैल्यू आ गई 4, तो ये सब काम फटाफट हो रहा है। 1 नंबर पॉइंट ये कवर, 2 नंबर पॉइंट ये कवर, 3 नंबर पॉइंट पे आइए। अब तो सही है ना? 3 नंबर पॉइंट पे आइए। 3 नंबर पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसे फिर से दिमाग लगेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पे आने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं इंपॉर्टेंट। आपको अगर पूरा फील लेना है कंसेप्ट का, तो आप देखिए, आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आप उसके जवाब देंगे। पहला सवाल, आप कोने पहचान लीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये एक रूम है, तो 1 2 3 4 कहाँ है? 1 2 3 4, ये फेस कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, 5 6 7 8 कहाँ है? ये 5 6 7 8 कहाँ है? ये पीछे वाला। ठीक है, अच्छा 2 3 7 6 कहाँ है? तो ये 2 3 7 6 हो गया, ये वाला। आज से पूछे 1 5 8 4 कहाँ है? कहेंगे 1 5 8 4 इधर वाला हो गया। ठीक है, 1 2 6 5 कहाँ है? छत वाला। आज से पूछे 4 3 7 8 कहाँ है? जमीन वाला। देखिए सबके। अच्छा जल्दी से ये बताओ, बस खत्म कर रहे हैं।
कि बताओ कि 13 नंबर किसका सेंटर है, जल्दी से बताओ 13 नंबर किसका सेंटर है। हाँ 13 नंबर किसका सेंटर है, नाम बताओ, नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बताना। 13 नंबर किसका सेंटर है, एकदम नाम बताओ, स्पेसिफिक दिखे ना, 1 2 6 5, ठीक है। 14 किसका सेंटर है, 3 4 8 7, समझ में आ रही बात। 9 नंबर किसका सेंटर है, 9 नंबर किसका, जल्दी से बताओ। 2 6 7 3, ठीक है। 10 नंबर बताओ, 10 नंबर 1 4 8 5, ठीक है। 11 नंबर, 11 नंबर ये दिखना चाहिए आपको 3D का 2D किसका सेंटर है। कैसे नहीं हमें दिख गया हो गया, ऐसा नहीं दिखेगा तभी बता पाएंगे आप, जल्दी जल्दी। 11 नंबर किसका सेंटर है, 1 2 3 4 का। 12 नंबर किसका सेंटर है, 12 नंबर 5 6 7 8 का। कितनों को सब दिख गए, सारे सेंटर क्लियर, ठीक है। तो अगले टर्म पे हम लोग बात करेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की। इतना ही रखते हैं आज, ठीक। लैग वैग भी थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है। नमस्कार। जितना आपको पढ़ाया गया उसको आप ढंग से पढ़ के आइएगा। अगले टर्म पे यहीं से मैं शुरू हो जाऊंगा। तो आप बिल्कुल रिवाइज करके आइएगा, प्रॉपर नोट्स बना के। वो सिलेबस वन डे बिफोर एग्जाम। ये चेन असली है क्या, गुड क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल असली, 24 कैरेट। दूसरी वाली हमेशा पहली वाली से खतरनाक होती है। कोरोना लहर की बात कर रहे हो, अच्छा। जॉक्स, जॉक्स कर रहे हो, चाचा पुन्नू को बेल्ट पुन्नू स्वस्थ है, पुन्नू से बात हुई थी कल। हमने सॉलिड चैप्टर को समझा दिया, बेस्ट हो, धन्यवाद। आर यू ओके बोलो सर, नहीं सब सही हो, थोड़ा सा एसी वैसी परेशान कर रहा है, आवाज शांति पसंद बन रही है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्लास में। ये देखो भाई साहब हेक्सागन देखिए आप, ये लाया देखो हेक्सागन। लेकिन ये बीच में रॉड नहीं लगानी है, बस 6 लगानी है, 1 2 3 4 5 और 6, बस ये नहीं लगानी है। 2022 सब पढ़ सकते हैं भैया, यही मैं कह रहा हूँ। आपके कोई भी जानने मानने वाला हो और वो कह रहा हो कि 2022 के लिए मेरे को तैयारी करनी है, ठीक है, तो इसी बैच में आके पढ़ लीजिए आप। सॉलिड स्टेट शुरू हुआ है, मैं धरती के किसी बैच में सॉलिड स्टेट इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, इसी तरीके से, मतलब परफेक्ट तरीके से। एंथ्यूज वाले भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ये मैं कह रहा हूँ आपको। आप एंथ्यूज के हैं या फिर आप पास आउट हैं, है ना, नेक्स्ट ईयर अपीयर होना चाहते हैं, सब चैप्टर वाइज चला करिए, है ना। बैच वाइज बहुत ज्यादा परेशान, एक व्यक्ति सेलेक्ट कर लीजिए इससे पढ़ना है आपको, अब उसके चैप्टर पकड़ लो आप। तो मैं सॉलिड कहीं भी पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा ही तो पढ़ाऊंगा ना, है ना। तो आप पढ़ लीजिए, रिवाइज करना तो पढ़ लो भैया दोबारा, अगर पहले पढ़ चुके हो। चलो भाई, नमस्कार, जय भारत।